एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। स्वागत है आप सबका नीट 2025 ब्रिज कोर्स की एक और क्लास में, जिसके अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए तुम लोगों को एक्सपर्टीज तक लेके जाते हुए ग्राफ्स और स्लोप्स के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करवाने वाली हूँ। देखो, इस पर्टिकुलर ब्रिज कोर्स में 4 क्लासेस हैं, जिसके अंदर मेरा एम ये है कि तुम लोग फिजिक्स को शुरू करने से पहले जो फिजिक्स आने के लिए मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे वो ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ग्राफ हो गया, स्लोप्स हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये सारी चीज़ें तुम पहले ही सीख लो। एक बार ये सारी चीज़ें पहले ही सीख लोगे, उसके बाद तुम फाइनली अपनी फिजिक्स की शुरुआत करो। दैट इज़ द रीज़न मैंने इस छोटे से कोर्स को, जिसके अंदर 4 क्लासेस हैं, नाम दिया है मैंने ब्रिज कोर्स। तो देखो, जो हमारी आज की क्लास है वो बच्चों एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है। अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो तो तुम्हें पता होगा कि फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में एक ग्राफिकल क्वेश्चन बन सकता है, एक या मल्टीपल ग्राफिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक नीट एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्राफ कब बनता है, कैसे ग्राफ की स्लोप निकाली जाती है, स्लोप में चेंज कैसे निकाला जाता है, किसी भी ग्राफ के लिए स्लोप का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें तुम लोगों को सिर्फ एक सिंगल वीडियो, जो कि ये वाली वीडियो से पता लग जाएगा। अगर तुम लोग ये वाली क्लास लगा लेते हो, मैं गारंटी देती हूँ कि आगे जाके तुम लोगों को कभी भी किसी भी ग्राफ में डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर तुम फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में अटकोगे तो वो इसीलिए अटकोगे क्योंकि तुम्हें फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं पता है, ना कि इसीलिए अटकोगे कि तुम लोगों को ये मैथमेटिकल टूल्स नहीं आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के हर चैप्टर में ग्राफ्स बनते हैं। और मान के चलो, अगर तुम लोगों ने ये वाली क्लास लगा ली ना, तो ग्राफिकल क्वेश्चन में दोबारा से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो पहली क्लास थी बच्चों इस ब्रिज कोर्स की, ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, जिसके अंदर मैंने ट्रिगोनोमेट्री सिखाया था, एएसटीसी रूल सिखाया था, मैजिक ट्रायंगल के बारे में बताया था, साइन कर्व बताया था, कॉस कर्व बताया था, उसके ऊपर ऑलरेडी कल क्लास हो चुकी है। उसकी तुम लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो अगर तुम लोगों ने अभी तक वो वाली क्लास नहीं देखी है। अगर मैं ये वाली क्लास की बात करूं तो ये हमारी दूसरी क्लास है हमारे इस ब्रिज कोर्स की, और फिर 2 और क्लासेस लगेंगी। ये वाली क्लास लगेगी मंडे को, ये वाली क्लास लगेगी ट्यूसडे को। और इन दोनों क्लासेस की हेल्प से तुम लोग पूरी की पूरी कैलकुलस, जो कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, वंस एंड फॉर ऑल, बिल्कुल सारी की सारी चीजें जो एक नीट एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, कवर कर सकते हो। ये जो क्लासेस है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर 6:30 बजे अपलोड होती है। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं सबको बताना चाहूँगी कि बच्चों ये जो क्लासेस है ना, ये विक्ट्री बैच की क्लासेस हैं। ये जो क्लासेस, ये जो पर्टिकुलर क्लास है, ये एक ऐसे बैच की क्लास है जो डिटेल्ड सिलेबस कवरेज बैच है हमारा नीट 2025 के लिए। सो बी अश्योर्ड द क्वालिटी इज गोइंग टू बी अनमैच्ड। बी अश्योर्ड कि कोई भी चीज़ बिल्कुल ऊपर से नहीं बताई जाएगी, सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल बैठ के डिस्कस किया जाएगा, डिटेलिंग में डिस्कस किया जाएगा। किसी बच्चे को विक्ट्री बैच के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं बच्चों कि विक्ट्री बैच हमारा जो डिटेल सिलेबस कवरेज बैच है पीसीबी का, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे पीसीबी के सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं नवंबर एंड तक। ये वो वाला बैच है जो हमारे महापैक का पार्ट है। तो अगर कोई भी बच्चा इसी तरीके से, जैसे तुम लोग ब्रिज कोर्स में सारे के सारे मैथमेटिकल टूल्स को कवर कर रहे हो, अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि भाई हमें तो पूरी की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इस तरीके से कवर करनी है, तो तुम लोग महापैक को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि इस महापैक में बच्चों सिर्फ और सिर्फ ये वाला बैच नहीं है, विक्ट्री बैच, जिसमें हम लोग सिलेबस को डिटेलिंग में कंप्लीट कर रहे हैं। इसके आगे एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आगे हमारे रिवीजन कोर्सेज आएंगे, प्रैक्टिस कोर्सेज आएंगे, वो भी इसी का पार्ट रहेगा। हमारी इस बैच से एसोसिएटेड जो टेस्ट सीरीज है वो तुम लोगों को मिलेगी। आगे जितने भी बैचेस आएंगे, आगे जितने भी फ्यूचर टेस्ट सीरीज आएंगे, वो तुम्हें मिलेगी। ये जो टेस्ट सीरीज होगी बिल्कुल वीडियो सोल्यूशंस के साथ होगी। अगर तुम लोग महापैक को लेते हो तो फिर बाद में तुम्हारे घर पे 2 डीपीपी बुक भी जाएगी, जिसके अंदर क्लास 11th पीसीबी और क्लास 12th पीसीबी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे और उनके सॉल्यूशंस होंगे। तुम्हारे घर के ऊपर 18 बुक का स्टडी मटेरियल भी जाएगा, जिसके अंदर अगेन थियरी होगी, कंसेप्ट्स होंगी, क्वेश्चंस होंगे और उसके और सॉल्यूशंस होंगे। तुम्हारे लिए जो 3D लर्निंग टूल है ऐप के ऊपर, या फिर जो 35,000 से ज़्यादा क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है ऐप के ऊपर, वो अनलॉक हो जाएगा। मेंटरशिप बैच तुम लोगों के लिए अनलॉक हो जाएगा। और तुम ये मान लो कि अगर तुम लोगों ने महापैक को ले लिया, चाहे तुम क्लास 12 स्टूडेंट हो या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट हो, मान के चल लेना कि तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी जीएनटी ले चुकी है। क्योंकि आगे हमारे जितने भी लॉन्चेस होंगे, आगे जितना भी हम लोगों को हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे लगेगा कि अब बच्चों के लिए ये आना चाहिए,
अब बच्चों के लिए ये आना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें इस महापैक में इंक्लूडेड होंगी। बाकी अगर मानो कोई बच्चा चाहता है कि भाई हम लोगों को तो सिर्फ विक्ट्री बैच चाहिए जिसके साथ एक टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट सीरीज वीडियो सोल्यूशंस के साथ हो, और साथ में हमारे घर के ऊपर घर पे डीपीपी बुक पहुंच जाए, अगर मानो तुम्हारी ये रिक्वायरमेंट है तो तुम सिंपली विक्ट्री बैच को भी ले सकते हो। मैं बस ये बताना इसीलिए इंपॉर्टेंट समझती हूँ बच्चों, क्योंकि ये जो हमारी क्लास है ये विक्ट्री बैच का ही पार्ट है। और तुम्हें अगर कभी भी लगे कि यार ऐसे ही, या अगर तुम्हें लगे कि यार ग्राफ और स्लोप को इतने डिटेलिंग में कभी पढ़ा ही नहीं था, है ना, और अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो सोचो कितना कॉन्फिडेंस आएगा अगर तुम पूरी की पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को इसी तरीके से डिटेलिंग में पढ़ोगे। तो तुम लोग महापैक को ले सकते हो अगर तुम्हें पूरी नीट 2025 की प्रिपरेशन अनलॉक करनी है, वरना तुम लोग विक्ट्री बैच को भी ले सकते हो। कभी भी बच्चों अड्डा 247 के ऊपर कुछ भी बाय करो तो तुम लोग इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि है GNT99। अगर तुम्हारा कोई स्टडी मटेरियल है सबसे पहले उसकी बुकिंग हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। और अगर मानो तुम ये वाला कोड लगाते हुए स्क्रीनशॉट ले लेते हो और फिर बाद में मुझे इस ईमेल आईडी के ऊपर भेज देते हो ना, तो मैं तुम लोगों को एक ड्राइव लिंक दूंगी जिसका नाम है GNT99 एडेड बेनिफिट्स, कि अगर तुम इस कोड का इस्तेमाल करते हो और मुझे मेरी ईमेल आईडी के ऊपर भेज देते हो तो मैं तुम लोग को एक्स्ट्रा जो PDF स्टडी मटेरियल है वो मैं तुम लोगों को देना चाहूंगी, जैसे कि जो फिजिक्स की टॉपिक्स हैं, जस्ट वन सेकेंड, हाँ जी, जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की टॉप बुक्स की बात करूं जिसमें आ जाता है DC पांडे, HC वर्मा, है ना, SL अरोरा, इन बुक के PDF तुम लोगों को मिलेंगे। मेरे जो हैंड रिटन एम्स नोट्स है उसका PDF मिलेगा। जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके PDF तुम्हें मिलेंगे। जो मेरे 2 पेज नोट्स हैं उसके PDF, 7777 क्वेश्चन सीरीज के PDF, फिजिक्स NCERT का PDF, फिजिक्स NCERT हाईलाइट्स का PDF, PYQ चीट शीट्स का PDF, और सारे के सारे फिजिक्स कॉन्स्टेंट्स एंड कोएफिशिएंट्स को जो मैंने एक शीट पे लिखा हुआ है उसका PDF। तो ये सारे GNT99 एडेड बेनिफिट्स है। तुम चाहे कभी भी अड्डा 247 के ऊपर कोई भी परचेस कर लेना, तुम ये वाला कोड इस्तेमाल करोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम लोगों को मिल जाएंगी। सो आई एम होपिंग दैट एवरीवन इज रेडी फॉर टुडेज क्लास, एवरीवन इज रेडी टू कंप्लीट ग्राफ्स एंड स्लोप्स इन डिटेल। अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम लोग ये वाली क्लास की हेल्प से आराम से बहुत अच्छे अच्छे नोट्स भी बना सकते हो। ये नोट्स तुम लोगों को बिल्कुल साल भर काम आएंगे। और अगर पिछली क्लास नहीं देखी है वो भी देख लेना, और जो नेक्स्ट की 2 क्लासेस है वो भी मत मिस करना। सो स्टार्टिंग द क्लास इन 3, 2, 1। क्रैश कोर्स नहीं है, डिटेल्ड क्लास है। हौली हौली चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, मस्ती करते करते चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते करते चलेंगे, रिपीटेशन करते करते चलेंगे। ऐसे क्लास नहीं लगाएंगे कि जल्दी जल्दी करवाओ, क्योंकि हम जल्दी में है नहीं। तुमने मुझे नवंबर के एंड तक का टाइम दिया, नवंबर के एंड तक बिल्कुल आराम से हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने वाले। ग्राफ को शुरू करते हुए तो देखो बच्चों, अगर मानो मुझे सबसे पहले डिस्कशन यही करना हो कि भाई ये जो ग्राफ है किस चिड़िया का नाम है, और ये ग्राफ क्यों होता है, बिना ग्राफ के क्यों नहीं काम चला। तो ग्राफ बेसिकली बच्चों, हमारे पास ऑब्वियस ही बात है, पूरे के पूरे यूनिवर्स में इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। तो ग्राफ बेसिकली एक पिक्टोरिकल डिपिक्शन है कि कैसे दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि मानो अगर मैं A और B क्वांटिटी की बात करूं, तो ऐसा भी हो सकता है कि A और B के बीच में कोई भी रिलेशनशिप ना हो। ऐसा हो सकता है ना, A और B के बीच में कोई भी रिलेशनशिप ना हो। बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है A और B के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो 1 पावर का। ऐसा भी हो सकता है A और B के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हो 1st पावर का। ऐसा भी हो सकता है A और B के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो 2nd पावर का। ऐसा भी हो सकता है A और B में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो 2nd पावर का। ऐसा भी हो सकता है कि A और B के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हो 2nd पावर का। ऐसा भी हो सकता है A और B के बीच में इस तरीके से इनवर्स रिलेशनशिप हो 2nd पावर का। तो अभी ऑब्वियसली बात है, ऐसी बहुत सारी प्रोपोर्शनैलिटीज है। हम लोगों को जिन प्रोपोर्शनैलिटी से डील करना है ना, वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। एक तो ये इनवर्स वाली प्रोपोर्शनैलिटी, चाहे 1st पावर के ऊपर हो, 2nd पावर के ऊपर हो, या 3rd पावर के ऊपर हो, तो तब कैसा ग्राफ बनता है वो हम बात करेंगे। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो तब कैसा ग्राफ बनता है वो बात करेंगे। और जब इस तरीके से डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो 2nd पावर के ऊपर, तब कैसे ग्राफ बनता है वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ को निपटा लेते हैं। ये वो वाला ग्राफ है जो आप क्लास 10th तक करते हैं। नोट मेकिंग सारे के सारे बच्चे शुरू करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करूं, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेट होता है कि नहीं, स्ट्रेट होता है। जैसे कि मान लो मैं ये वाला ग्राफ ले लूं, तो तुम देख पा रहे हो ये वाला जो ग्राफ है क्या है, ये वाला ग्राफ स्ट्रेट है ना। ये जो मेरे पास ग्राफ है जिसके अंदर मैंने क्या किया है, एक तो एक्स एक्सिस में मैंने एक क्वांटिटी ले ली, एक वाई एक्सिस में मैंने क्वांटिटी ले ली, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको मैंने इस तरीके से पिक्टोरिकली बना दिया।
अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि देखो, जानना एक चीज होती है कि मैं तुमसे पूछ लूँ भाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या है, तुम बोल दोगे ये लो दी, ये मैंने लाइन खींच दी ग्राफ के अंदर, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना। तो जानना एक चीज है, अब एक्चुअली में उसकी सारी डिटेल्स का पता होना वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इंटरसेप्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है? इंटरसेप्ट। तो सी लिखो यहाँ पर, क्या है? सी यहाँ पर इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट बेसिकली वो पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर जहां पर जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है हमारे वाई एक्सिस को कट करेगा। तो सी क्या है? सी मेरे पास इंटरसेप्ट है। जैसे नहीं एएसटीसी रूल बता रहे थे बच्चों, एक बार हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा 10-15 मिनट का, जहां पर हम सिर्फ डिस्कस कर रहे थे, फिर क्वेश्चन से समझ आता गया। तो एक बार पहले आराम से डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरसेप्ट हमेशा वाई एक्सिस के बेसिस के ऊपर देखा जाता है। सो इंटरसेप्ट इज दैट पॉइंट वेयर द स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज कटिंग द वाई एक्सिस। तो इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फिर बच्चों एक स्लोप आता है, उसको एम से डिनोट करते हैं। एम इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, एम इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अभी के लिए तुम ये मान लो कि ये जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय tan थीटा, वेयर थीटा इज द स्लोप एंगल, वेयर थीटा इज द स्लोप एंगल। ये थोड़ा सा और लॉजिकल लगेगा तुम लोगों को एक बार जब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। अभी के लिए देख लो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ से एसोसिएटेड दो चीजें होती हैं। एक तो उसका स्लोप होता है विच इज tan ऑफ स्लोप एंगल। अगर मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, उसका स्लोप 30 डिग्री है, उसका स्लोप एंगल 30 डिग्री है, फिर बताओ कितनी स्लोप है? तो तुम बोलोगे कि दी tan ऑफ 30 डिग्री है ये। सो दैट इज द स्लोप। स्लोप एंगल क्या होता है ये एक बार जरा सा लिख लो। स्लोप एंगल इज द एंगल बिटवीन, सब बच्चे लिखेंगे, स्लोप एंगल इज द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ। दैट इज इट। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाले ग्राफ की बात करूं, तो तुम देख पा रहे हो ये वाला जो ग्राफ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला जो छोटा एंगल बना रहा है, क्योंकि तुम देखो ये तो ये वाला एंगल भी बना रहा है। अगर ये मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेट अस अज्यूम अगर ये 60 डिग्री है तो ये बचा हुआ 300 डिग्री आ गया। तो हम 300 डिग्री को नहीं ले रहे हैं, जो सबसे छोटा एंगल है ग्राफ के बीच में और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में, वो वाला जो एंगल है वो स्लोप एंगल कहलाता है। तो अभी तुम्हारे दिमाग में फिर एक बत्ती जगनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दो बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दो और एक बार यहाँ पर स्लोप ऑफ द ग्राफ में आओ, क्योंकि दोनों बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक्स है। अगर तुम चाहते हो तो ये लो, मैं इसको इस तरीके से कैंसिल आउट कर देती हूँ, यहीं पे ऐड कर देती हूँ। तो ये आ गया मेरे पास पॉइंट ए कि सबसे पहली चीज स्ट्रेट लाइन ग्राफ से एसोसिएटेड कितनी है। इसके नीचे लिख दो, अब जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। कि भाई देखो, अगर मानो मैं बोल रही हूँ कि जो मेरे पास स्लोप ऑफ द ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास स्लोप ऑफ द ग्राफ मैं बोल रही हूँ कि वो tan ऑफ स्लोप एंगल है, तो मुझे अच्छे से पता है कि एएसटीसी रूल हम लोगों ने कल ही किया था। एएसटीसी 0 से लेके 90 डिग्री तक tan थीटा पॉजिटिव होता है, 90 से लेके 180 तक सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब और सारी चीजें तो नेगेटिव होगी ना। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, और tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव रहेगी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिपीटेड, जो जब समझ आए वो पकड़ लेना। तो मैं बोल रही हूँ अगर मेरे पास, जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे स्लोप एंगल बनाना हो, तो देखो ये है मेरा स्लोप एंगल, दिस इज माय स्लोप एंगल। स्लोप एंगल का जो tan है वो मुझे स्लोप ऑफ द ग्राफ देता है। स्लोप के बारे में और भी आगे बात करेंगे, अभी हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि हमारी ये जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं देख पा रही हूँ कि अगर मानो मेरे पास ये जो स्लोप एंगल है, लेट अस अज्यूम कि ये जो मेरे पास स्लोप एंगल है 90 डिग्री से लेके 0 डिग्री के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। स्लोप का एक्चुअली में सिग्निफिकेंस क्या है सब बात करेंगे। अभी एक चीज के बारे में एक बारी में बात करते हैं। तो ये मेरे पास पॉजिटिव आना चाहिए। और उसी तरीके से मानो अगर बच्चों, मानो मैं बोलूं कि जो स्लोप एंगल है 180 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो फिर बाद में स्लोप क्या होना चाहिए? फिर बाद में स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। उसी तरीके से मैं दो चीजें और लिख सकती हूँ कि मानो अगर स्लोप एंगल मेरे पास 0 डिग्री हो गया, तो tan ऑफ 0 0 होता है, इसका मतलब 0 स्लोप होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब 0 स्लोप होना चाहिए। और उसी तरीके से मानो अगर मैं बोलूं कि भाई जो मेरे पास स्लोप एंगल है 180 डिग्री है, तो tan ऑफ 180 डिग्री का मतलब क्या? साइन ऑफ 180 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 180 डिग्री। साइन ऑफ 180 डिग्री 0 होता है, कॉस ऑफ 180 डिग्री -1 होता है। इनफाइनाइट हो गया ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया? इनफाइनाइट स्लोप। लिखेंगे सारे के सारे बच्चे, ये मेरे पास आ गया इनफाइनाइट स्लोप। ये
तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ स्ट्रेट लाइन से एसोसिएटेड ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इंटरसेप्ट किस तरीके से देखा जाता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्लोप किस तरीके से निकाली जाती है। स्लोप का सिग्निफिकेंस हम लोग अगले 5 मिनट में पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग सिर्फ मैथमेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं। और उसी तरीके से एक जो और मेजर चीज है, इट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या होती है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ग्राफ? क्या होती है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ग्राफ की? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तुम्हारी क्लास 10 तक की नॉलेज है, अज्यूम नहीं कर रही, तुम्हें पता होनी चाहिए, इसीलिए देख लो बिल्कुल सारी चीजें डिटेलिंग में करवा रही हूँ। क्लास 10th में करते हो तुम ये सारी चीजें। तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या कि अगर मानो मेरे पास कभी भी अगर मानो अगर फॉर एग्जांपल इंटरसेप्ट को मैं 0 ले लूं तो y इज इक्वल टू एम एक्स आ जाएगा ना। मतलब मैं देख पा रही हूँ कि कभी भी अगर मानो दो चीजों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो तब जाके स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। क्योंकि हम लोगों ने हमारा डिस्कशन यहीं से तो शुरू किया था कि एक्चुअली में ग्राफ्स कब बनते हैं। तो हमने देखा कि कुछ ऐसी प्रोपोर्शनैलिटीज हैं जिनके लिए हम लोग ग्राफ को डिस्कस करेंगे और प्रोपोर्शनैलिटीज के लिए ग्राफ को नहीं डिस्कस करेंगे। तो उसी में मैं तुम्हें बोल रही हूँ पहली प्रोपोर्शनैलिटी जो हमें डिस्कस करनी है वो तब है जब x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर तुम बोल सकते हो जो y है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूं कि भाई PV इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन है, मैं तुम्हें बोलूं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना दो, तो तुम्हें इक्वेशन को देख के पता लग गया ना कि भाई जो प्रेशर और टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो ये मेरे पास आ गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इस तरीके से कभी भी अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो तो तब जो हम लोग बच्चों ग्राफ बनाते हैं वो मेरे पास क्या जाता है, वो मेरे पास इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो अभी हम लोग ग्राफ के स्लोप के सिग्निफिकेंस को समझने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि चीजें और दिमाग में जाए। ये जो क्वेश्चन है तुम्हें नोट बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है? तो मैं फटाफट से लिख लो। हाँ जी फटाफट से लिखिए, एक बार फटाफट से लिख लो। अब ऑब्वियसली बात है क्लास 10th के हम लोग नोट्स नहीं बना रहे, तो अभी जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी ना तुम लोगों को 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, वो सिर्फ डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नोट नहीं करने। फटाफट से लिखिए। 5 4 3 2 1। चलो अब नोट नहीं करना है, पेन बिल्कुल नीचे रख दो, ठीक है? अब क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम है। ये देखो क्रॉस बना दिया, मैंने तुम्हें कल की क्लास में भी सिखाया था कि अगर मैं क्लास में कभी भी क्रॉस बना दूं लिखने से पहले किसी भी स्लाइड के ऊपर तो मान के चलो नहीं लिखना है, और ऑब्वियसली बात है अगर वो क्रॉस नहीं बनाया है मतलब लिखना है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से तुम लोगों को 5 क्वेश्चंस देना चाहूंगी। अभी हम लोग सिर्फ मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे थोड़ा सा कंसेप्चुअली डिस्कस इसको करेंगे और थोड़ा नीट सेंट्रिक क्वेश्चंस करेंगे, तो नोट मत करना। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कमेंट ऑन द स्लोप एंड द इंटरसेप्ट। ठीक है, कहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है या फिर व्हाटएवर है, ये तुम लोगों को बताना है। तुम्हारे आगे देखो मैं डिफरेंट ग्राफ्स बना रही हूँ। पहला ग्राफ मैंने ये बना दिया, दूसरा ग्राफ मैंने ये बना दिया, तीसरा ग्राफ मैंने ये बना दिया, चौथा ग्राफ मैंने ये बना दिया, और मैंने 5वां ग्राफ बच्चों ये बना दिया। ठीक है, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में हम अभी सिर्फ इंटरसेप्ट की बात करेंगे। अभी सिर्फ इंटरसेप्ट के बेसिस के ऊपर बताइए, बताओ जरा सा इंटरसेप्ट के बेसिस के ऊपर पहले वाले का इंटरसेप्ट क्या है। इस ऑर्डर में हम लोग जाने वाले हैं। हाँ जी, पहले वाले का इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है, देखो इसीलिए ना, देखो है ना अब तुम लोगों को पता लगा क्यों ये वाला डिस्कशन हम लोग स्किप नहीं कर सकते। इंटरसेप्ट कैसे पॉजिटिव है? इंटरसेप्ट वो पॉइंट है वाई एक्सिस का जहां पर ग्राफ कट कर रहा है वाई एक्सिस को। दिस इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ इज कटिंग द वाई एक्सिस। हाउ कैन वी स्किप दिस डिस्कशन? देखो सब बच्चे गलत कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। दूसरे वाले ग्राफ के लिए बताओ फटाफट से, दूसरे वाले ग्राफ के लिए बताइए, जल्दी 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 जल्दी। दूसरे वाले ग्राफ के लिए बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव देख लेते हैं। तो इंटरसेप्ट वो वाला पॉइंट है जहां पर जो ग्राफ है वाई एक्सिस को कट करता है। तो ग्राफ वाई एक्सिस को ये वाले पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, तो ये आ गया मेरे पास इंटरसेप्ट, और मैं देख ही पा रही हूँ कि जो मेरे पास इंटरसेप्ट है नेगेटिव जाएगा। अब इसके लिए बताइए इंटरसेप्ट क्या है, बताओ इसके लिए इंटरसेप्ट क्या है?
ओवरथिंक मत करो, इसके लिए जीरो इनफाइनाइट मत बोलना, नो इंटरसेप्ट, सीधा सीधा बोलो कि यार दे, अगर आप बोल रहे हैं इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पर जो हमारा ग्राफ है वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये वाला तो जो ग्राफ है वाई एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट को हम लोग इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पर ये वाले ग्राफ के लिए क्या आ गई, शून्य आ गई। अब इसके लिए बताओ इंटरसेप्ट क्या है। हाँ जी, इसके लिए बताइए, ये वाले ग्राफ के लिए इंटरसेप्ट तुम्हारा क्या बनेगा। वेरी गुड, हाँ अब तुम्हें समझ आया ना, और तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा क्यों मैंने बोला ये सारी चीजें लिखनी नहीं है, बस एक बार के लिए डिस्कस करना है। एक बार पता लग गया तो पता लग गया। तो इंटरसेप्ट क्या है, वो वाला पॉइंट वाई एक्सिस का जहां पर जो ग्राफ है कट करता है, तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर इंटरसेप्ट मेरे पास पॉजिटिव चला गया। उसी तरीके से ये वाले ग्राफ के लिए बताओ भाई इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हाँ जी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वेरी गुड। इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पर जो ग्राफ है वाई एक्सिस को कट करता है, ये आ गया। तो मैं यहाँ पर देख ही पा रही हूँ कि ये वाले ग्राफ के लिए इंटरसेप्ट मेरे पास क्या आ गया, पॉजिटिव, वेरी गुड। सो नाउ आई एम होपिंग इंटरसेप्ट वाला जो तुम्हारा कंसेप्ट है क्लियर हो गया, ओके एक्चुअली में इंटरसेप्ट होता क्या है। अब हम लोग आएंगे स्लोप के ऊपर। ऑल्दो हम लोगों ने अभी तक सिग्निफिकेंस के बारे में नहीं बात किया कि यार ये स्लोप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट द फोर्स, तो वी आर काइंड ऑफ एबल टू विजुअलाइज फोर्स का मतलब किसी चीज को ऐसे धक्का लगाना या फिर उसके ऊपर या फिर उसको खींचना सो दैट उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, वो विजुअलाइज होता है। तो स्लोप भी विजुअलाइज करेंगे। अब सिर्फ मैथमेटिकल सेंस में बताओ कि जो स्लोप है पहले वाले के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इनफाइनाइट है, जीरो है, बता दो। पहले वाले ग्राफ के लिए स्लोप, इसके लिए बताइए स्लोप क्या है। तो बहुत ही इजी सी चीज है बच्चों, अभी तो सिर्फ मैथमेटिकल सेंस में ही तुम लोग बात कर रहे हो। तो स्लोप क्या है, स्लोप को निकालने के लिए मुझे स्लोप एंगल देखना पड़ेगा, और ये चीज हम लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि अगर ये एंगल एक्यूट है, मतलब 0 से 90 के बीच में है तो पॉजिटिव होगा, अगर ऑब्ट्यूज है 90 से 180 के बीच में तो फिर बाद में ये नेगेटिव होगा। तो तुम देखो ना, ये जो मेरा ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके बीच में ये वाला एंगल है ना, सो दिस इज माई स्लोप एंगल। तो मैं देख ही पा रही हूँ कि मेरा स्लोप एंगल क्या है, स्लोप एंगल एक्यूट है। स्लोप एंगल एक्यूट है, इसका मतलब यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब मुझे दूसरे वाले ग्राफ के लिए बताइए, ये वाले ग्राफ के लिए भाई बताओ स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। ये है आपके बेसिक मैथ्स, फिजिक्स को शुरू करने से पहले सारी चीजें आनी चाहिए। बताओ इसके लिए स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो बता दिया है। तुम देखो कि जो ग्राफ है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कितना छोटा वाला एंगल बना रहा है, कि अगर मानो ये मेरे पास ग्राफ है और ये मेरे पास इस तरीके से पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो मुझे इस तरीके से जाना है। ये मत करना गधों, हम लोगों ने कभी भी जब भी ASTC रूल भी अप्लाई किया ना, हम इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज चले हैं कि मानो अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो, और बिल्कुल जायज सा क्वेश्चन होगा कि अगर ये ग्राफ है हमारा और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये आ गया स्लोप एंगल, ये स्लोप एंगल है, ये स्लोप एंगल है, ये स्लोप एंगल है, ये स्लोप एंगल है, कौन सा स्लोप एंगल है। तो तुम्हें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करके काउंटर क्लॉकवाइज चलना है और ग्राफ तक जाना है। तो ये मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू किया, काउंटर क्लॉकवाइज में चली, ग्राफ तक गई, तो मैं देख पा रही हूँ ये मेरा स्लोप एंगल आ गया। तो दिस इज गोइंग टू बी माई स्लोप एंगल। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो स्लोप एंगल है वो क्या है जी, स्लोप एंगल यहाँ पर ऑब्ट्यूज है, 90 से 180 के बीच में है, इसका मतलब यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। अब मुझे तीसरे ग्राफ के लिए बताओ कि स्लोप क्या होगा। पहले एक बार निकालना सीख लो, सिग्निफिकेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ जी, सिग्निफिकेंस फिजिक्स है, निकालना मैथ्स है। हाँ जी बताइए, यहां पर तुम लोगों को कैसा स्लोप देखने को मिल रहा है। तो अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू कीजिए, काउंटर क्लॉकवाइज चलिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलिए और ग्राफ तक जाइए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्लोप एंगल है मेरे पास क्या आ गया, स्लोप एंगल की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। तो अगर स्लोप एंगल की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, मतलब स्लोप की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, tan ऑफ 90 डिग्री। tan ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, हाँ जी इनफाइनाइट होता है, मतलब ये इनफाइनाइट स्लोप है, इनफाइनाइट स्लोप है, ठीक है। अब मुझे इसके लिए बताओ यहाँ पर क्या स्लोप आएगा, ये वाले ग्राफ का स्लोप बताइए। हाँ जी बताओ, ये वाले ग्राफ का स्लोप बताओ कितना है। तो मैंने बता दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरुआत करो, काउंटर क्लॉकवाइज चलो, ग्राफ तक जाओ। तो ये मेरा ग्राफ यहीं पे आ गया, तो कोई एंगल ही नहीं है। ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यही मेरा ग्राफ है, दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर स्लोप एंगल की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। इसका मतलब जो मेरे पास स्लोप है वो हो गया tan ऑफ 0 डिग्री, मतलब 0, मतलब यहाँ पर स्लोप है ही नहीं। उसी तरीके से अभी आखिरी क्वेश्चन, इसके लिए स्लोप बताओ क्या होगी।
तो ये वाली स्लाइड इसलिए नहीं लिखनी क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेसिक है, एक्सट्रीमली बेसिक है। एक बार तुम्हें पता लग गया तो तुम्हें पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और सारी याद रखने या फिर जानने वाली चीजें हम लोगों ने नोट्स में लिखी हुई है। इसके लिए बताओ स्लोप क्या होगा। तो अगेन इंटरसेप्ट और स्लोप के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तुम यहाँ पर ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, स्लोप निकालने के लिए ग्राफ तक जाओ, ये वाला जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज तुम जो चलते हुए गए हो, ये वाला जो एंगल है वही मेरा स्लोप एंगल है। तो अगर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अगर मेरे पास स्लोप एंगल ऑब्ट्यूज है तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो स्लोप है वो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, एक बार जरा सा देख लो। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल सेंस के ऊपर मैथमेटिकल सेंस में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, जब तक मैं ना बोलूं लिखना नहीं है। हाँ जी, एक बार जरा सा देखिएगा। अब मैं ना बच्चों तुम लोगों को यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा सा सेंस लगा होगा कि स्लोप के बारे में, मतलब व्हाट इज स्लोप एंड एवरीथिंग। अभी मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि ये जो इक्वेशन है ना, एक बार जरा सा ये वाली इक्वेशन लगा लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास है इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऑब्वियसली बात है, हम लोगों को बेसिक से शुरू जरूर करना है, लेकिन क्लास 10th के नोट्स नहीं बनाने, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हें नहीं नोट करना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये बोल रही हूँ, मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मैं एक एग्जाम्पल की फॉर्मेट में ना तुम लोगों को ये वाली इक्वेशन लगा के दिखाती हूँ, और ये तुम्हारा रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारा रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो रे ऑप्टिक्स में ना बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन होती है दैट 1/f इज गोइंग टू बी गिवन बाय 1/v माइनस 1/u। एक बार जरा सा देखिए, सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी गेट। अब मानो अगर मैं तुम लोगों को बोलूं, अगर मानो नीट में क्वेश्चन ये आ जाए दैट फॉर मानो मैं तुम्हें बोलूं ड्रॉ अ ग्राफ between 1 versus v and 1 versus u for a convex lens। मानो मैं तुम्हें ये वाला इस तरीके से क्वेश्चन दे दूं। जिन्होंने अब यहाँ पर जो क्लास 11 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, आई एम वेरी श्योर तुम लोगों ने रे ऑप्टिक्स नहीं की है, तो तुम्हें रे ऑप्टिक्स जानना भी नहीं है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई है। मैं बस तुम लोगों को एक बार ही अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि अगर मानो ये वाला क्वेश्चन नीट में आ जाए तो तुम्हें क्या लगता है, बच्चे को रे ऑप्टिक्स नहीं आती थी इसलिए उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ? नहीं, बच्चे ने कभी भी ना बैठ के अपनी प्रिपरेशन के दौरान, और ये सारी चीजें ना डिटेलिंग में जब आप सिलेबस कवर करते हैं तभी की जाती है, डिटेल रिवीजन के दौरान हम लोग ये सब नहीं कर रहे होंगे। समझ रहे हो तुम? अब ये क्वेश्चन बिल्कुल प्योरली फिजिक्स की नॉलेज पे नहीं बेस्ड है, मैथमेटिक्स आपकी ग्राफ की नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। कि अगर आप मुझे ये बोल रहे हो कि मैं ग्राफ बनाऊं 1 वर्सेस v वर्सेस 1 वर्सेस u के लिए, इसका मतलब y एक्सिस पे मैं वो वाली क्वांटिटी लूंगी जो पहले लिखी हुई है। तो पहले लिखा हुआ था 1/v, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। बाद में 1/u लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब ये मुझे बनाना है, ये मुझे करना है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भाई मेरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो ये है ना, लेकिन फिजिक्स की इक्वेशन ये है, तो मुझे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसे रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा कि यहाँ पर 1/v आ जाए, है ना, और यहाँ पर 1/u आ जाए। तो मैंने सोचा कि चलो यार एटलीस्ट शुरू तो करते हैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना। तो 1/v को साइड में मैं लेके जाऊं तो मेरे पास आ जाता है 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। एक बार जरा सा देखिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/v कैन बी रिटन एज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। तो ये मेरे पास आ गई इस तरीके से इक्वेशन। अब देखो हम लोग रे ऑप्टिक्स नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए बनाना है या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बनाना है। हम लोग सिर्फ इस इक्वेशन को प्लॉट करना चाहते हैं। अगर तुम रियल ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बनाओगे अलग बनेगा, वर्चुअल के लिए बनाओगे अलग बनेगा, लेकिन हमें रियल वर्चुअल करना ही नहीं, हम फिजिक्स कर ही नहीं रहे हैं। मैं तुम्हें बस एक बार दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से अगर मानो ये वाला क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्वेश्चन की हेल्प से दिखाना चाहती हूँ कि कैसे तुम लोग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। तो तुम्हें इन दोनों चीजों को प्लॉट करने को बोला गया था। पहले ये मेंशन था, मतलब ये वाई एक्सिस में लेना है तो इसको एक साइड पे कर लो और सारी चीजों को दूसरी साइड पे ले जाओ। तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई ना, तो सॉर्टेड है ना, ये देखो सॉर्टेड है ना। अब ये मेरे पास आ गया y, ये मेरे पास आ गया x, तो ऑब्वियस ही बात है ये मेरे पास आ गया c। तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई अगर देखो, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए कि ऐसा बनना चाहिए कि स्लोप की वैल्यू +1 हो। सबसे पहली बात, ग्राफ ऐसा बनना चाहिए कि जो मेरे पास स्लोप की वैल्यू हो +1 हो, और ग्राफ ऐसा बनना चाहिए कि बच्चों जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट की वैल्यू हो +1/f।
तो अब मुझे एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसके स्लोप की वैल्यू 1 है, इसका मतलब tan ऑफ थीटा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब जो मेरे पास स्लोप एंगल है वो 45 डिग्री है। तो अब ग्राफ बनाओ कि तुम्हें एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव में है, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव में है तो यहाँ पर ले आओ। और अब तुम्हें एक ऐसी सीधी लाइन खींचनी है सच दैट स्लोप एंगल 45 डिग्री आए। तो ये देखो मैंने इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच दी जहां पर जो स्लोप एंगल है 45 डिग्री आ गया और ये मेरा ग्राफ बन गया। तो ये जो ग्राफ है ये अगेन रे ऑप्टिक्स की नॉलेज के ऊपर बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है। ये जो ग्राफ है सिर्फ और सिर्फ क्या आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना आता है, इस नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। बिल्कुल नोट नहीं करना है, ये सारी चीजें जब रे ऑप्टिक्स करेंगे तब नोट करवाऊंगे। अभी तो सारी चीजें ये सिर्फ जानने के पर्सपेक्टिव से कि एक बार मैं ये वाली इक्वेशन अप्लाई करके दिखाना चाहती थी, तो ये मेरे पास आ गया। उसी तरीके से ये तो देखो मैंने इंटरसेप्ट ले लिया, अब बिना इंटरसेप्ट के भी क्वेश्चन आते और वो मैं चाहूंगी तुम लोग नोट करो, करना एक बार ये वाला क्वेश्चन नोट करो। इंटरसेप्ट वाला ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग करेंगे रे ऑप्टिक्स में, अभी हम लोग को रे ऑप्टिक्स में बिल्कुल भी नहीं जाना है ना। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। मानो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन ये दूं कि भाई आइसोबारिक प्रोसेस में, ध्यान से देखिएगा, आइसोबारिक प्रोसेस मैं तुम्हें क्वेश्चन ये देती हूँ कि अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड, अगर मानो ये वाले ग्राफ की बात करें, यहाँ पर प्रेशर ले लें और यहाँ पर टेम्परेचर ले लें, तो तुम्हें यहाँ पर ये पूछा हुआ है हाउ इज स्लोप, हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिलेटेड टू वॉल्यूम, हाउ इज द स्लोप ऑफ ग्राफ related to volume, related to volume, this is the question। ये जितने भी केटीजी में थर्मोडायनामिक्स में जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हारी इस नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। सो हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिलेटेड टू द वॉल्यूम, है ना। तो पीवी इज इक्वल टू हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिलेटेड टू द वॉल्यूम, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। तो तुम देखो ना तुम्हारे पास ग्राफ किसके बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तुम्हारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट है नहीं, प्लस माइनस कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स। तो y एक्सिस के ऊपर तुम लोगों को क्या लेना है, y एक्सिस के ऊपर तुम लोगों को प्रेशर लेना है, x एक्सिस पे तुम लोगों को क्या लेना है, टेम्परेचर लेना है। तो यहीं से तुम्हारे पास स्लोप आ गया ना, नोट करो इसको। यहाँ पर स्लोप की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, इट इज एन आर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। देखो दिस इज माई स्लोप एन आर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सो हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिलेटेड टू द वॉल्यूम। तो यहाँ पर इस तरीके से है कि जितना ज्यादा बड़ा स्लोप होगा उतनी ही कम वॉल्यूम होगी। तो यहाँ से ना केटीजी के ये वाले क्वेश्चन तुम लोगों ने देखे होंगे, वो केटीजी की नॉलेज के ऊपर नहीं बेस्ड है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। कि तुम्हें दिया जाता है अगर मानो ये V1 के वॉल्यूम के लिए है, ये V2 के वॉल्यूम के लिए है, तुमसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ कौन सी वॉल्यूम ज्यादा है या फिर कौन सी वॉल्यूम कम है। तो वो इसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड है कि भाई आप मुझे अगर स्लोप देके ये पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो मैं पहले देखूंगी स्लोप वॉल्यूम से कैसे एसोसिएटेड है। तो प्रेशर और टेम्परेचर को लिंक करते हुए ये मेरे पास इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको y एक्सिस पे रखूं, इसको x एक्सिस के ऊपर रखूं, इंटरसेप्ट यहाँ पर कोई है नहीं, तो तुम देख लो इंटरसेप्ट नहीं है, बिल्कुल ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो रहा है। और जो मेरे पास यहाँ पर स्लोप है उसकी वैल्यू है एन आर डिवाइडेड बाई वी। तो ये मेरा स्लोप है, तो स्लोप बड़ा होगा अगर वॉल्यूम छोटा है ना। स्लोप बड़ा होगा अगर वॉल्यूम छोटा है। तो ये दूसरे वाले का स्लोप एंगल है, ये पहले वाले का स्लोप एंगल है। जितना बड़ा स्लोप एंगल उतना बड़ा स्लोप। तो मैं देख पा रही हूँ कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका स्लोप एंगल बड़ा है ना। tan 0 से tan 90 तक जाते हो तो तुम 0 से इन्फिनिटी तक जा रहे हो ना। तो यहाँ पर स्लोप एंगल की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब इसका स्लोप बड़ा है, इसका स्लोप बड़ा है, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो छोटा है। इसका मतलब अगर मानो मुझे आंसर देना हो कि भाई V1 की वैल्यू बड़ी है या फिर V2 की वैल्यू बड़ी है, तुम बोल सकते हो V1 की जो वैल्यू है छोटी है, V2 की वैल्यू बड़ी है। तो मैं इसके बारे में बात कर रही थी। जिनको नहीं समझ आया सुनते जाओ, दैट इज ऑल। ये देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ करें, ये तुम्हारी क्लास 10th की नॉलेज है। यहाँ पर अभी कुछ भी अभी तक क्लास 11th का शुरू नहीं हुआ है। तुम्हें मैंने एक ग्राफ दिया और पूछा स्लोप क्या है और इक्वेशन भी दे दिया। अब इक्वेशन कहाँ से आ रही है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम फिजिक्स नहीं कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं।
तो अगर मैं तुमसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी देके अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे रखती हूँ और इसको एक्स एक्सिस पे रख रही हूँ, तो स्लोप और वॉल्यूम कैसे एसोसिएटेड है? तो भाई वाई इज इक्वल टू एम एक्स है ना, इंटरसेप्ट तो यहाँ पर है नहीं, तो y को अगर मैं y के ऊपर अगर मैं प्रेशर ले रही हूँ, x एक्सिस के ऊपर अगर मैं टेम्परेचर ले रही हूँ, तो देखो ना इसको यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यही तो तुम्हारा स्लोप है। अब तुम्हें ये भी नहीं आ रहा, तो इतनी लॉजिकल रीजनिंग तो भाई नीट को क्रैक करने के लिए भी चाहिए। कोई मैंने अभी तक क्लास 11 शुरू नहीं की है, देखो तो तुम देख पा रहे हो कि मेरे पास जो स्लोप है एन आर डिवाइडेड बाई वी है, तो जितना बड़ा वॉल्यूम उतना छोटा ही नंबर ना, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा नंबर उतना ही छोटा होगा ना। तो स्लोप और वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये वाला ग्राफ V1 की वॉल्यूम के ऊपर है और ये वाला ग्राफ V2 की वॉल्यूम के ऊपर है, इसका सिंपली एक मतलब है कि अगर इसका स्लोप एंगल बड़ा है, इसका स्लोप बड़ा है, इसका स्लोप बड़ा है, इसका मतलब ये वाला वॉल्यूम छोटा है। फिजिक्स नहीं लगाया तुम लोगों ने, तुम लोग वो नॉलेज लगा रहे हो जो क्लास 10 तक की है। सुनते जाओगे तो तुम्हें समझ आता जाएगा, कमेंट सेक्शन में ज्यादा ध्यान दोगे, रिपीट कर दो 10 बार तुम लोग स्पैम कर चुके हो, तो ये रिपीटेशन छूट जाएगा। जब तक टॉपिक नहीं खत्म हुआ है ना, मान के चलो रिपीटेशन होगा। जितना जिस क्वेश्चन से जो समझ आ रहा है वो पकड़ लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन जो बताना चाहता है वो इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड आई एम वेरी श्योर इस क्वेश्चन की हेल्प से तुम्हें रियलाइज होगा कि क्यों ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स इतने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये तुम देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है फिजिक्स पे थोड़ी बेस्ड था, आपकी स्लोप की नॉलेज के ऊपर बेस्ड था। तो ये जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस तरीके का ना, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक PYQ है इस तरीके का। लिखिए इसको, जहां पर भी क्रॉस ना लगाऊं वो तुम लोगों को लिखना ही है, फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखिए। 5 4 3 2 1। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी लिखना है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, अगेन ये भी PYQ है। मैं तुम्हें नॉलेज दे देती हूँ फिजिक्स की जो नॉलेज है। तो यहाँ पर ये है स्लोप ऑफ XT ग्राफ। अब क्या है x, क्या है t, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ अभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ के कंसेप्ट के एप्लीकेशंस के ऊपर फोकस करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर मैं x और t के बीच में ग्राफ बनाऊं, मतलब मैं y एक्सिस पे x ले रही हूँ, x एक्सिस पे t ले रही हूँ, सो स्लोप ऑफ XT ग्राफ gives us velocity। ठीक है, अब मैंने ना तुम्हें इस तरीके से मैंने बच्चों ये तुम्हें दिया कि यहाँ पर अगर हम x ले लें, यहाँ पर हम t ले लें, तो तुम्हें बोला हुआ है कि अगर मानो ये वाली वेलोसिटी v1 है, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी v2 है, ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया 15 डिग्री। अगेन ये प्रीवियस ये क्वेश्चन है, तो तुमसे अभी यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि फाइंड v1 by v2, फाइंड v1 डिवाइडेड बाय v2, दिस इज द क्वेश्चन। क्या कॉम्प्लेक्स है बताओ? इंटरसेप्ट वाला तो चलो मैं समझ भी सकती हूँ अगर यहाँ पर कोई दिक्कत हुई हो तो, है ना, लेकिन यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y इज इक्वल टू एम एक्स कर रहे हो, अगर मैं इंटरसेप्ट को हटा दूं ना, तो तुम्हारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स बन जाता है। ये वो क्वांटिटी जो y एक्सिस में ली है, ये वो क्वांटिटी जो x एक्सिस में ली है, और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है स्लोप। दैट्स इट। तो अब तो यहाँ पर तुम लोगों को कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। बताओ एक बार, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, v1 by v2 की वैल्यू कितनी होगी? बताइए v1 by v2 की वैल्यू कितनी होगी? तो तुम बोलोगे कि भाई देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि xt टाइम x और t का जो ग्राफ है वो उसका स्लोप मुझे वेलोसिटी देता है। तो अगर आप मुझसे v1 by v2 पूछ रहे हैं तो वो आ जाएगा tan ऑफ पहले वाले का स्लोप एंगल बाय tan ऑफ दूसरे वाले का स्लोप एंगल। तो तुम देखो ना, ये है पहले वाले का स्लोप एंगल, ये है ना पहले वाले का स्लोप एंगल कितना 45 डिग्री, ये है मेरा दूसरे वाले का स्लोप एंगल कितना 30 डिग्री। तो लिखो यहाँ पर मेरे पास आ गया tan ऑफ 45 डिग्री, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आ गया tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 45 डिग्री 1 आ गया, tan ऑफ 30 डिग्री 1 बाय √3 आ गया। आंसर कितना बना √3 by 1। देखिए, हाँ जी, ये देखो इंटरसेप्ट को हटा दें तो इससे ज्यादा इजी ग्राफ बन नहीं सकता। यहाँ पर देखना एक बार, सब बच्चों का जो ध्यान है स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट नहीं था, तो y इज इक्वल टू एम एक्स रह गया सिर्फ। y एक्सिस पे प्रेशर लिया हुआ था, x एक्सिस पे टेम्परेचर लिया हुआ था, और जो कुछ भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है
वो स्लोप था, तो स्लोप मेरे पास ये आ गया। जितना बड़ा स्लोप है ना, जितना बड़ा स्लोप उतना बड़ा स्लोप एंगल। वैसे ही यहाँ पर तो मैंने सीधा ही बोल दिया कि भाई स्लोप वेलोसिटी है, तो पहले वाले और दूसरे वाले के लिए वेलोसिटी का रेशियो निकालिए। तो तुमने क्या किया दो कि तुम बोलोगे कि भाई ये आ जाएगा tan ऑफ ये इसके ग्राफ का स्लोप एंगल, ये आ जाएगा tan ऑफ इसके ग्राफ का स्लोप एंगल। जब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पा रहे हैं तो हम लोगों को ऑब्वियस सी बात है रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, हाँ जी, ठीक है। धीरे धीरे जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, जितना डिस्कस करेंगे मान के चलो उतना क्लियर होता जाएगा। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम लोगों को लिखना नहीं है, ठीक है, फालतू में अपनी कॉपी नहीं भरनी है। ये देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखना नहीं है। मानो बच्चों अगर मैं क्वेश्चन तुम लोगों को यहाँ पर ये दूं, ठीक है, क्वेश्चन तुम लोगों को ये दूं कि भाई जो वायर की रेजिस्टेंस है ना, गौर फरमाइएगा, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ कि वायर की जो रेजिस्टेंस है इट इज रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ बाय एरिया। क्या है रेजिस्टिविटी तुम्हें बिल्कुल नहीं जानना है, क्या है रेजिस्टेंस तुम्हें बिल्कुल नहीं जानना है, डिस्पाइट द फैक्ट आई नो कि तुम्हें पता है, फिर भी फिजिक्स में हमें पढ़ना ही नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, अब मैं तुम लोगों को ये बोल रही हूँ कि मानो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करती हूँ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर का, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर का अगर मानो मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करती हूँ लेंथ के साथ, लेंथ के साथ, जहां पर मैं तुम्हें बोल रही हूँ एरिया कांस्टेंट है, ठीक है, और मैं तुम्हें बोल रही हूँ रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बोल दी। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ ग्राफ बनाओ, तो क्या दिक्कत होगी भाई? अगर आप मुझे ये बोल रहे हैं कि इसको मैं y एक्सिस के ऊपर ले लूं और आप मुझे ये बोल रहे हैं इसको मैं x एक्सिस के ऊपर ले लूं, तो यहाँ पर सीधा सीधा मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप कितना जाना चाहिए, डेंसिटी बाय एरिया। तो मतलब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देख पा रहे हो ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है ना। तो एक तो मुझे पता लग गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। दूसरा मुझे अगर मानो इनकेस अगर स्लोप पूछा जाता तो वो स्लोप भी मैं निकाल सकती, स्लोप भी मैं निकाल सकती थी। ये मेरे पास आ गया डेंसिटी डिवाइडेड बाय एरिया। बाकी ग्राफ किस तरीके का आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर मैं लेंथ को इससे ग्राफ किस तरीके का आ जाएगा, ग्राफ मेरे पास आ जाएगा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना। स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप की वैल्यू आ गई मेरे पास रो बाई ए। समझ रहे हो कि ये अभी फिजिक्स के ऊपर मत जाइए, बिल्कुल आपको फिजिक्स के ऊपर नहीं जाना है। रेजिस्टिविटी क्या है, डेंसिटी क्या है, भूल जाओ। ये इक्वेशन क्या है, भूल जाओ। ये इक्वेशन किसकी है, भूल जाओ। y इज इक्वल टू mx देखो, और किसी से नहीं फर्क पड़ना चाहिए, चाहे नंबर 9 हो या मैंने इन्फिनिटी लिखा हो या फिर मैंने मेरा नाम लिखा हो। फालतू के क्वेश्चंस में मत पढ़ो, दिमाग इतना डिस्ट्रैक्ट मत करवाओ। दैट डज नॉट मैटर। डोंट आस्क द क्वेश्चंस दैट डोंट मैटर। चाहिए डेंसिटी है, रेजिस्टिविटी, हाउ इज दैट रिलेटेड टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग। फिजिक्स नहीं कर रहे हैं, ये देखिए अप्लाई कैसे किया जाता है नॉलेज को। तो ये तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो ये मेरे पास इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। तो ये अभी तक बच्चों मैंने तुम लोगों को वो वाली नॉलेज दी है जो क्लास 10th से एसोसिएटेड थी। अब ऐसा करते हैं, इसी नॉलेज को कंटिन्यू करते हैं और हमारी नोट मेकिंग को ना कंटिन्यू करते हैं। नोट मेकिंग को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक बार ना एक सब हेडिंग डालो, जैसे कि पहले वाली सब हेडिंग क्या थी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ थी। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर ना तुम्हारी एक और सब हेडिंग जानी चाहिए, विच इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। नोट मेकिंग शुरू करेंगे, क्लियर है? एक बार मुझे ये बता दीजिए, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं, बता दो। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इकलौता वो तरीके का ग्राफ है जो आप क्लास 10th तक पढ़ते हैं, तो मैंने बिल्कुल डिटेलिंग में तुम लोगों को बता दिया है। इंटरसेप्ट क्या होता है, मैथमेटिकली स्लोप कैसे निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, स्लोप का थोड़ा सा और पकड़ के बात करेंगे कि इनकेस अगर मानो किसी बच्चे को स्लोप में दिक्कत आ रही है तो वो वाली दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर लिखिए, हाँ जी, अब सब बच्चे लिखेंगे स्लोप ऑफ द ग्राफ, slope of the graph and its change, slope of the graph and its change। तो मैं तुम्हें अभी ना ये बच्चों पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे आगे मैं 2 ग्राफ बना रही हूँ। नोट मेकिंग नहीं करनी है, एक बार सब बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे। मैं इस तरीके से रफ में 2 डायग्राम बना रही हूँ। एक ग्राफ मैंने ये बना दिया, एक ग्राफ मैंने ये बना दिया। मुझे ये बताओ दोनों का स्लोप सेम है? मैं ये बोलना चाहती हूँ ये वाले ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है, बताइए।
अगर मैं दो ग्राफ दूं बच्चों, एक मानो मैं ये वाला ग्राफ दे दूं, एक मैं ये वाला ग्राफ दे दूं, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ इसका जो स्लोप है क्या वो कांस्टेंट है या नहीं है, इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है कि नहीं है। तो ये ना जोर जबरदस्ती की प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है। अगर तुम कोई चीज डिफाइन कर रहे हो ना तो चेंज डिफाइन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर मानो मैं तुमसे पूछूं कि भाई इसका स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं है, तो दो अलग अलग पॉइंट्स ले लो। जैसे कि मानो मैंने यहाँ पर तीन अलग अलग पॉइंट्स ले लिए, अब मैं देख लूंगी स्लोप यहाँ पर सेम आ रही है कि डिफरेंट आ रही है। तो ये देखो यहाँ पर भी स्लोप एंगल सेम है, यहाँ पर भी स्लोप एंगल सेम है, यहाँ पर भी स्लोप एंगल सेम है। तो अगर स्लोप एंगल ग्राफ के हर एक पॉइंट के ऊपर सेम है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। अगर मानो मैं वेराज अगर ये वाले ग्राफ की बात करूं, तो तुम देखो अगर मैं यहाँ पर स्लोप बनाऊं तो यहाँ पर ये वाली लाइन होगी ग्राफ से एसोसिएटेड, ये आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सेस। अगर मैं यहाँ पर स्लोप बनाऊं तो ये आगे वो वाली लाइन जो ग्राफ से एसोसिएटेड है, ये आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सेस। तो ये दोनों एंगल डिफरेंट है ना, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट नहीं है। सो बेसिकली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ओनली स्ट्रेट लाइन ग्राफ हैव अ कांस्टेंट स्लोप। लिखना एक बार, ओनली लिखना शुरू करेंगे, ओनली स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ओनली स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनता है, जब दो क्वांटिटीज फर्स्ट पावर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ओनली स्ट्रेट लाइन ग्राफ हैव अ कांस्टेंट स्लोप, हैव अ कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, टू नो if there is a graph, if the graph, I'm so sorry, if the graph is not straight line, second point लिखिए, if the graph is not straight line, straight line, तो number one step we study different points, we study slope at different points, slope at different points, है ना, and then we conclude how the slope is changing, then we conclude how the slope is changing, है ना। जैसे कि अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसको रिपीट करने के सेंस में, एक यहाँ पर ग्राफ देखना, ये देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता फिजिक्स में रिपीटेशन ना हो, और अभी तो हम लोग डिटेल कवरेज की बात कर रहे हैं। मानो अगर मैं यहाँ पर वाई एक्सिस ले लूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस आ गया, तो मैं तुम्हें बोल लूँ कि मानो अगर मैं ये वाला तुम्हें ग्राफ दे दूँ, अब ये कौन सा ग्राफ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज नॉट आवर टॉपिक, टॉपिक से बिल्कुल डेविएट नहीं होना है। हम कभी भी अगर किसी भी स्लाइड के ऊपर होंगे ना बच्चों, तो उस स्लाइड का इंटेंशन एक बात बताना होगा, बिल्कुल उसी बात के ऊपर फोकस करना। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ का कांस्टेंट स्लोप होता है, मतलब और जितने भी तरीके के ग्राफ है उन सबका कांस्टेंट स्लोप नहीं होगा। तो मानो अगर मैं उन डिफरेंट तरीके के ग्राफ्स में तुम्हें ये देके पूछूं कि भाई बताओ स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डिफरेंट पॉइंट स्टडी करने हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को स्टडी करके उनकी स्लोप निकालने। अगर तुम्हें स्लोप पता लगे तो चेंज तो बता ही दोगे। अगर तुम्हें ये पता है पहले तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे थे, अब तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो बता ही दोगे कि कितना तुम्हारे मार्क्स में चेंज आया है। तो मानो मैं तुम्हें ये ग्राफ दूं, अब मैं तुमसे पूछूं हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंजिंग, ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंजिंग। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम यहाँ पर स्लोप में चेंज निकालना चाहते हैं तो हम स्लोप निकालेंगे ना, स्लोप निकालेंगे। अगर मैं स्लोप डिफाइन कर पा रही हूँ तो चेंज तो डिफाइन कर ही पाऊंगी। तो मानो मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स कंसिडर करूंगी, एक ये पॉइंट आ गया, दूसरा ये पॉइंट आ गया, तीसरा ये पॉइंट आ गया। तो एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ पर देखो इसको टेंजेंट बोला जाता है, ये एक टेंजेंट खींच दिया यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, ये एक टेंजेंट खींच दिया यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, ये एक टेंजेंट खींच दिया यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन। तो यही टेंजेंट जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं वही तो मेरे स्लोप एंगल है। तुम देखो ना, ये आ गया पहले वाले के लिए स्लोप एंगल, ये आ गया दूसरे वाले के लिए स्लोप एंगल, ये आ गया तीसरे वाले के लिए स्लोप एंगल। तीनों के तीनों स्लोप एंगल एक्यूट है। तुम देखो जो θ1 है या फिर जो θ2 है या फिर जो θ3 है, तीनों के तीनों एक्यूट हैं। इसका मतलब हर जगह
स्लोप पॉजिटिव है, हर जगह स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है। अब तुम मुझे खुद बताओ, 0 से 90 तक जाते हो तो tan थीटा की वैल्यू कैसे चेंज होती है? पता ही तो है हमें कि जब एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, तो जब हम 0 से 90 तक जाते हैं, मतलब जब हम एंगल को बढ़ाते हैं, tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो tan थीटा से मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ कि tan थीटा के सिर्फ मैग्नीट्यूड पे भी तुम फोकस कर लोगे ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा यहाँ पर लीस्ट मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर लीस्ट मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर मोस्ट मैग्नीट्यूड है। तो अभी ये जानने के लिए कि कैसा चेंज आ रहा है, इसको अपने मार्क्स में कन्वर्ट कर दो कि पहले भी पॉजिटिव में तुम्हारे मार्क्स आ रहे थे, बाद में भी पॉजिटिव में मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन पहले कम मैग्नीट्यूड के मार्क्स आ रहे थे, फिर ज्यादा मैग्नीट्यूड के मार्क्स आ रहे हैं। हमेशा मार्क्स के साथ रिलेट करो, तुरंत तुम्हें चेंज पता लग जाएगा, तो तुम बोल दोगे कि स्लोप के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंजिंग? देन यू कैन से पॉजिटिव, इट इज चेंजिंग पॉजिटिवली, it is changing positively। जितना भी समझ आया समझ लो, चाहे 50% समझ आया, नेक्स्ट के 2 स्लाइड से 100 तक चले जाएंगे। ये देखो, और यहाँ पर क्या नया बताया बच्चों तुम्हें स्लोप के ऊपर? अभी देखो कितने टाइम से अभी हम लोग स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ अब चेंज लेके आ रही हूँ। अगर स्लोप तो निकालना हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके, स्लोप कैसे निकालना है, तो अब मैं चेंज के बारे में बात कर रही हूँ। तो तुमने क्या किया, मानो ये दोनों पॉइंट्स को ही तुम कंसिडर कर लो। देखो ध्यान से देखो, दोनों पॉइंट्स को कंसिडर कर लो। इससे एसोसिएटेड ये लाइन आ गई, इससे एसोसिएटेड ये लाइन आ गई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका स्लोप एंगल ये है, इसका स्लोप एंगल ये है, तो स्लोप के बारे में बात कर तो लिया। अगर स्लोप एंगल एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव। अगर एक्यूट है तो एक्यूट में 0 से 90 तक जब हम जाते हैं, या फिर एक्यूट में जब हम एंगल बढ़ाते हैं, tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है ना, तो इसका मतलब ये छोटे मैग्नीट्यूड का हो गया, बड़े मैग्नीट्यूड का हो गया। मतलब मान लो अगर ये +3 है तो ये +6 है, मानो अगर ये +10 है तो +15 है, इस तरीके से। तो क्या बोलोगे अगर तुम्हारे मार्क्स +3 से +6 तक जा रहे हैं, या +10 से लेके +15 तक जा रहे हैं, तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे ना चेंज पॉजिटिव आया है, या फिर इट इज चेंजिंग पॉजिटिवली, है ना। ये देखिए टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है, लाइन बनानी है बहन, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना है। ये देखो ये लाइन, दिस इज माय ग्राफ ना, दिस इज माय ग्राफ ना, इस पे टेंजेंट बनाना है तो एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। देखो टेंजेंट का मतलब बताऊं क्या होता है, कि अगर मानो मैं इसको बिल्कुल जूम इन कर दूं, बिल्कुल जूम इन कर दूं, तो यहाँ पर कैसी लाइन बन रही है? तो देखो ना, यहाँ पर ये वाली लाइन बन रही है, इस पॉइंट के ऊपर ऐसी लाइन बन रही है ना। स्लोप कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग ग्राफ तक जाते हैं ना, और फिर वो एंगल देखते हैं। तो अगर मान लो इस तरीके से ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व हो, तो मुझे जूम इन करता जाना है, करते जाना है, और फिर देखना है कौन सी स्ट्रेट लाइन के साथ हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू स्लोप एंगल निकाल रहे हैं। तो अगर मानो ये है ग्राफ, इस पॉइंट पे स्लोप निकालने हैं, तो बस टेंजेंट ही तो ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, कि अगर तुम जूम इन करते जाओ तो यहाँ पर कैसी लाइन आ रही है, जिसकी हेल्प से तुम लोग स्लोप एंगल देख सकते हो। देखिए, है ना, है कि नहीं? ये ठीक है। जितने भी बच्चों स्पैमर्स हैं, अगेन रिपीट रिपीट वाले भी स्पैमर्स ही होते हैं, तो प्लीज उनका रिप्लाई मत करना। दिस इज ऑल दैट आई कैन रिक्वेस्ट एज अ टीचर। जो बच्चे रिपीट रिपीट कर रहे हैं, उनसे आई बिलीव आज की क्लास में ही मैं 2 बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि जब तक टॉपिक ना खत्म हो फालतू का स्पैम करने की जरूरत नहीं है। बट अगेन ये तो प्रथा है क्लास की, इस तरीके से हर क्लास में बच्चे होते हैं, तो मैं सिर्फ और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बिल्कुल उनको प्योरली इग्नोर करना, बिल्कुल प्योरली इग्नोर करना। इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर टू देम। अगर वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा होगा तो शांति से बैठेगा, सुनेगा, जो सुनेगा शांति से बैठेगा, उसको समझ आ जाएगा। जो इस तरीके से उतावला रहेगा कि एक ही स्लाइड में हमें 100% क्लियर होना चाहिए, तो ये बहुत ही बेफिजूल की बात है। कोई भी आइंस्टाइन की औलाद नहीं है, एक बार तुम्हें बता दे और तुम्हें समझ आ जाए। क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है ये, ठीक है। सो आई कैन ओनली रिक्वेस्ट एवरीवन दैट प्लीज डू नॉट एंगेज विद सच स्टूडेंट्स हु कंटिन्यूअसली स्पैम विद रिपीट एंड रिपीट बिफोर द टॉपिक एंड्स, ठीक है। ये हम लोगों ने ना अभी एक यहाँ पर नई चीज सीखी। अब देखना, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग लिखोगे अपने ग्राफ, अपने उसमें नोट्स में लिखो ये वाला क्वेश्चन, है ना। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन और दोनों का सेम है।
हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंजिंग? दोनों ग्राफ बनाओ. हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंजिंग? लिख लिया ना? तो अभी मैं दो ग्राफ देने वाली हूं और मैं तुमसे पूछने वाली हूं हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंजिंग. ठीक है, यहां पर मैं y एक्सिस ले लेती हूँ, यहां पर मैं x एक्सिस ले लेती हूँ. अभी इसको ना बना लो, पहले पहले बना लो इसको और फिर बाद में आंसर देना. तो यहाँ पर मैं ये वाला ग्राफ ले रही हूँ, जस्ट 1 सेकेंड. यहाँ पर मैंने ये वाला ग्राफ ले लिया और यहाँ पर मैंने ये वाला ग्राफ ले लिया. हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंजिंग? पहले वाले का बताओ, फटाफट से बताइए. हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंजिंग? पहले वाले सिनेरियो में बताओ. लिखना है, ये क्रॉस नहीं लगाया इसका मतलब तुम लोगों को लिखना है. इंक्रीज डिक्रीज की टर्म्स में बात मत करो. अभी सरफेस लेवल की बात नहीं करें, डिटेलिंग में मुझे बताओ. जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डिटेलिंग में बात की थी कि भाई इट इज चेंजिंग पॉजिटिवली, या तो मैं इसको ऐसे बोल सकती थी या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकती थी, इट इज बिकमिंग मोर पॉजिटिव. ऐसे बताओ. इट इज बिकमिंग मोर पॉजिटिव, इट इज बिकमिंग मोर नेगेटिव, इट इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, इट इज बिकमिंग लेस पॉजिटिव. उन टर्म्स में बताओ, बिल्कुल डिटेलिंग में बताओ पहले वाले ग्राफ का स्लोप कैसे चेंज हो रहा है. इट इज बिकमिंग लेस पॉजिटिव. इंक्रीज डिक्रीज की टर्म्स में ना आंसर दो बच्चों. मोर पॉजिटिव, लेस नेगेटिव देखते हैं. तो देखो, बस तुम्हें स्लोप बनाना है, फिर उनको अपने मार्क्स के साथ रिलेट कर दो, बिल्कुल तुरंत पता लग जाएगा. तो मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले लूंगी, एक पहले वाला पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पर, एक बाद वाला पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पर. तो देखो, पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड टेंजेंट ही आ गया ना, मतलब सीधी लाइन. सीधी लाइन जो इस पॉइंट के लिए बना सकती हूँ जो ग्राफ से एसोसिएटेड है. सीधी लाइन जो मैं इस पॉइंट से एसोसिएटेड बना सकती हूँ जो ग्राफ के साथ लिंक्ड है. ये मेरे पास आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मेरे पास आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मेरे पास ये स्लोप एंगल आ गया, ये स्लोप एंगल आ गया. 10वीं बार अभी रिपीट हो रहा होगा. स्लोप एंगल जब एक्यूट होता है तब स्लोप पॉजिटिव होता है. तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, चाहे मैं ये वाले यहाँ पर स्लोप की बात करूँ, यहाँ पर भी पॉजिटिव है. चाहे मैं ये वाले स्लोप की बात करूँ, यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव है. फर्क बस इतना है कि मैं यहाँ पर देख ही पा रही हूँ कि ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है. तो तुम देखो ना, तुम यहाँ पर छोटे एंगल की तरफ जा रहे हो. तुम अब की बार 0 से 90 तक नहीं जा रहे, तुम 90 से 0 तक जा रहे हो. तो ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीट्यूड कम होगा ना. और मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, देखो जिन बच्चों को मैग्नीट्यूड देखने में दिक्कत आ रही है ना, स्लोप का मतलब फिसलन होता है. तुम्हें कभी भी बताना हो ना कि स्लोप का मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है. जैसे कि मानो मैं तुमसे पूछूं स्लोप का मैग्नीट्यूड यहाँ पर बढ़ा है कि यहाँ पर बढ़ा है, टेंजेंट बना दो और उस टेंजेंट के ऊपर बैठ जाओ और फिर देखो अगर तुम नीचे फिसलते हुए आओगे तो कहाँ पर ज्यादा चिल्लाओगे. जहां पर ज्यादा चिल्लाओगे वहां पर स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि स्लोप का मतलब फिसलन होता है. इसके ऊपर और आगे जाएंगे, सी पॉइंट में वही लिखने वाली हूँ. स्लोप का मतलब फिसलन होता है. स्लोप का मैग्नीट्यूड आप फिसलन देख के बता सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमने ऐसे 3 टेंजेंट बनाई थी, एक ये, एक ये, एक ये. अब तीनों के तीनों टेंजेंट के ऊपर बैठ जाओ और नीचे फिसलते हुए आओ. जहां पर तेजी से चिल्लाते हुए नीचे फिसलते हुए आओगे वहां पर स्लोप का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है. तो यहाँ पर तुम देखो ना, यहाँ पर तो जूम करके तुम लोग नीचे आ रहे हो, सबसे ज्यादा चिल्लाओगे तो स्लोप का मैग्नीट्यूड बड़ा था. तो बाकी तुम टैन वाले कंसेप्ट से भी चल सकते हो. देख लो टैन ऑफ ये वाला एंगल बड़ा होगा या फिर टैन ऑफ ये वाला एंगल बड़ा होगा. मैं बस बता रही हूँ, इट इज बेटर अगर हम स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो एक्यूट और ऑब्ट्यूज के कंसेप्ट से निकाल ले, और मैग्नीट्यूड कहाँ पर बड़ा है कहाँ पर छोटा है उसको हम फिसलन के बेसिस के ऊपर निकाल लें कि भाई ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है. अगर मैं इस तरीके से फिसलती हुई नीचे आऊँ, यहाँ पर मैं तेजी से चिल्लाऊंगी, मतलब यहाँ पर स्लोप का मैग्नीट्यूड बड़ा है. इसका मतलब यहाँ पर स्लोप का मैग्नीट्यूड बड़ा है और उसी तरीके से यहाँ पर जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो कंपैरेटिवली छोटा है. अब इसको अपने मार्क्स में कन्वर्ट कर दो. तुम लोग देखना, कभी भी अगर मानो तुम लोगों को लाइन पे लेके आना हो ना, मैं हमेशा तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन उठाऊंगी. तो मैं कोई भी एग्जाम्पल देना हो किसी फिनोमेना को समझाने के लिए, मैं हमेशा तुम्हारा नीट का स्कोर लूंगी, क्योंकि उससे तुम सबसे ज्यादा रिलेट कर पाओगे, सबसे ज्यादा समझ पाओगे. अप्लाई दिस हैक इन योर प्रिपरेशन. ये कैसे चेंज आ रहा है हमेशा अपने मार्क्स के बेसिस पे लो. कि मानो अगर तुम्हारे पहले पॉजिटिव 6 मार्क्स आ रहे थे, फिर पॉजिटिव 3 मार्क्स आ रहे हैं, तो कैसा चेंज आया है. इट इज बिकमिंग लेस पॉजिटिव.
कैसा चेंज आया है? स्लोप इज बिकमिंग लेस पॉजिटिव, दिस वाज द आंसर। जो बच्चे बोल रहे थे लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव, देख लो क्या गलती की है। सो स्लोप इज बिकमिंग लेस पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है ही ना, ऑब्ट्यूज तो कहीं पे भी नजर ही नहीं आ रहा है तुम लोगों को। अगर एंगल कहीं पे भी, स्लोप एंगल कहीं पे भी ऑब्ट्यूज नहीं है तो नेगेटिव तो कभी नहीं आना था, नेगेटिव तो कभी भी नहीं आना था। तो ये देखो हुआ नहीं रिपीटेशन, जो यहाँ पर स्पैम कर रहा था यहाँ पर रुकता तो रिपीटेशन आया ना। तो समझो, मतलब मुझे बस 1-2 हफ्ते तुम लोगों को ब्रेन वॉश करना है कि कैसे मेरी क्लासेस अटेंड करनी है। तुम लोग बिल्कुल फिर एक मिलिट्री माइंडसेट के हो जाओगे और फिर देखना तुम लोगों को क्लासेस में कितना समझ आया करेगा, क्योंकि तुम फिर कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे अपने खुद के थॉट से, अपने खुद के इम्पेशंस से। पेशेंस तो मांगता है ना फिजिक्स। ये देखो एक और रिपीटेशन, एक और क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर क्वेश्चन तुम्हें रिपीट करवा रहा है वो कंसेप्ट जो यहाँ पर लिखवाए हुए हैं। तो यहाँ पर तो काफी बच्चों ने गलती की है, होपफुली तुम लोग यहाँ पर गलती ना करो। बताओ, हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंजिंग हियर? बता चुकी हूं मैं। देखो मैं यहाँ पर एक बार लिख भी देती हूँ अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत है तो। सबसे बेस्ट वे क्या होता है? बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे ये है, जो साइन है, साइन ऑफ द स्लोप को अलग निकालो एक्यूट ऑब्ट्यूज के कंसेप्ट से, है ना। एक्यूट है एंगल या फिर ऑब्ट्यूज है, उसके बेसिस के ऊपर साइन निकाल लो, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को निकालो फिसलन के कंसेप्ट से। फिसलन ऑफ द टेंजेंट, फिसलन स्टीपनेस, अगर मानो किसी बच्चे को हिंदी ना आए, स्टीपनेस, टेंजेंट जितनी ज्यादा स्टीप होगी उसके ऊपर अगर तुम बैठोगे तो उतने ही ज्यादा चिल्लाओगे। जितने ज्यादा चिल्लाओगे नीचे गिरते वक्त, मान लो कि वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ज्यादा है। बताओ अभी यहाँ पर ये वाले सिनेरियो में बताइए स्लोप ऑफ द ग्राफ किस तरीके से चेंज हो रहा है। हाँ जी, चमकेगा, अभी रिपीट होने दो, जितना रिपीटेशन उतना ज्यादा चमकेगा। नाउ इट इज बिकमिंग मोर नेगेटिव, देख लो, लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव, बिल्कुल अलग अलग, रिलेट मत करना, ठीक है ना बच्चों। मैंने तुम्हें बता दिया बेस्ट वे क्या है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले साइन को निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन निकाल लेते हैं, तो उसके लिए मुझे देखना है स्लोप एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। तो एक पहले वाला पॉइंट ले लिया, एक बाद वाला पॉइंट ले लिया। तो पहले वाले पॉइंट के लिए टेंजेंट ये है ना। दूसरे वाले पॉइंट के लिए टेंजेंट ये है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया। तो पहले वाले सिनेरियो में मेरा जो स्लोप एंगल ये है, दूसरे वाले सिनेरियो में स्लोप एंगल ये है। तो पहले हम साइन देख लेते हैं। तो दोनों ऑब्ट्यूज हैं, तो मुझे पता लग गया दोनों जगह जो मेरे पास स्लोप है क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर भी जो मेरे पास स्लोप है वो नेगेटिव है, यहाँ पर भी जो स्लोप है वो नेगेटिव है। अभी हम लोग वो कंसेप्ट्स कर रहे हैं जो काइनेमैटिक ग्राफ्स के कंसेप्ट है। अगर तुम लोगों ने ग्राफ नहीं किया हो ना, मान के चलो काइनेमैटिक ग्राफ्स तुम्हें कभी नहीं आ सकता। तो दोनों जगह स्लोप नेगेटिव है। अब हम लोग ऑलरेडी एक ट्रिक जान चुके हैं, फिसलन देख लो। यहाँ पर ये टेंजेंट है, फिसलो नीचे, यहाँ पर ये टेंजेंट है, फिसलो नीचे। जहां पर ज्यादा चिल्लाओगे, बताओ ऐसे फिसलो तो ज्यादा चिल्लाओगे या ऐसे फिसलो तो ज्यादा चिल्लाओगे? ऑब्वियसली बात है ऐसे फिसलो तो ज्यादा चिल्लाओगे, मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ये तुम्हें पता लग गया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है। उसी तरीके से यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है, कम चिल्लाएंगे तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है कम है। अब इसको अपने मार्क्स के साथ रिलेट कर दो तो तुम्हारी सिली मिस्टेक सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। पहले तुम्हारे आ रहे थे नेगेटिव में ज्यादा मार्क्स, फिर तुम्हारे आ रहे हैं नेगेटिव में कम मार्क्स। तो बताओ मम्मी पापा को अगर तुम्हें बताना हो कि तुम्हारे मार्क्स कैसे चेंज हो रहे हैं, तो तुम बोलोगे मार्क्स अब भी नेगेटिव है लेकिन कम हो रहे हैं। सो आई कैन से दैट योर मार्क्स आर बिकमिंग लेस नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर स्लोप क्या है? स्लोप इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, स्लोप इज बिकमिंग। अब की बार काफी बच्चों ने सही आंसर दिया था, स्लोप इज बिकमिंग लेस नेगेटिव। हाँ जी, एंगल तो दूसरे वाले में ज्यादा है दी। अरे भाई यही तो मैं बार बार रिपीट करके बार बार यही तो बोल रही हूँ। प्लीज भाई, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के मैग्नीट्यूड और साइन को लिंक मत करो। मैंने तुम्हें बता दिया ना, साइन देखने के लिए एंगल देखो ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है, दैट्स इट, डिसीजन खत्म। अब एंगल भूल जाओ, क्या था, ज्यादा था, बड़ा था, ये सब भूल जाओ।
स्लोप को देखने के लिए सिर्फ फिसलन देखो, यहाँ पर ये टेंजेंट है, यहाँ पर ये टेंजेंट है, जहां पर तुम फिसलते हुए ज्यादा चिल्लाओगे वहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है। डू नॉट लिंक बोथ ऑफ देम, अलग अलग सॉल्व करो और अलग अलग सॉल्व करके जो दोनों आंसर आए उसके बेसिस के ऊपर फाइनल आंसर दो कि यहाँ पर भी स्लोप एंगल ऑब्ट्यूज था, यहाँ पर भी स्लोप एंगल ऑब्ट्यूज था। तो एक चीज क्लियर हो चुकी है कि स्लोप यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का झमेला खत्म। अब मुझे मैग्नीट्यूड अगर देखना है तो अब मैं टेंजेंट पकड़ूंगी, टेंजेंट पे बैठूंगी और फिसलूंगी, जहां पर ज्यादा चिल्लाऊंगी फिसलते हुए वहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा यहाँ पर आए। समझे? जितना रिपीटेशन उतना क्लियर, दैट इज इट, है ना? एक बार जरा सा देखिए, आई एम होपफुली तुम लोगों को पहले से ज्यादा समझ आया हो। हाँ हाँ, एक बच्चे ने बोला है कि ग्रीन गोला भरता जा रहा है, तो वेरी गुड। चलो इसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं। अभी ये हमारे डिटेल बैचेस है, हमारे पास खूब टाइम होता है बातें वगैरह करने का। क्रैश कोर्स में बिल्कुल सेंट्रिक रहना पड़ता है। तो मैंने ना अपने स्टूडेंट्स को, जैसे मैं अभी नए स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश कर रही हूँ कि किस तरीके से क्लासेस अटेंड करनी है तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग के अंदर ये न्यूरल नेटवर्क्स बनने ही पड़ेंगे, वरना कभी भी तुम लोग डीपीपी फिजिक्स की खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फिजिक्स में ग्रीन गोला कंसेप्ट लगाया करो। ग्रीन गोला कंसेप्ट का मतलब क्या ना, टॉपिक जब शुरू होता है 0% से शुरू होता है। मानो यहां से टॉपिक शुरू हुआ है और ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगेगा और यहाँ पर आके टॉपिक खत्म होगा। तो जब तक टॉपिक नहीं खत्म हो रहा है, मान के चलो ग्रीन गोला नहीं भर रहा है। मानो अगर टॉपिक को खत्म करने में 5 स्लाइड्स लग रहे हैं, तो पहले वाले स्लाइड से 20% भी अगर क्लियर हुआ है, इट इज ओके। दूसरी वाली स्लाइड से 40% हो जाएगा, उससे दूसरी वाली स्लाइड से 60% तक आ जाओगे, फिर 80% तक आ जाओगे, फिर 100% तक आ जाओगे। ये ग्रीन गोला कंसेप्ट है। तो अगर तुम्हें एक्चुअली में मुझसे फिजिक्स पढ़नी है या फिर किसी भी टीचर से फिजिक्स पढ़नी है ना, तो दिस विजुअलाइजेशन विल make you a little more patient when it comes to physics. I do not demand patience, physics demands patience. I am only the one teaching. Don't blame the player, blame the game. ठीक है, समझे? तो ये ग्रीन गोला कंसेप्ट पहले से ज्यादा क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, एक बार जरा सा बताइए, पहले से ज्यादा क्लियर हुआ क्या? आपका जो ग्रीन गोला है पहले से ज्यादा लोड हुआ? पहले से ज्यादा, पूरा नहीं, पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा। दैट इज ऑल दैट मैटर्स। बस इतना करना है, पहले से ज्यादा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, स्लोप वाला कंसेप्ट जब तक पूरा लॉग नहीं शुरू हो जाता ना, तब तक स्लोप ही चलेगा और कुछ नहीं है। अब मानो मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन दूं कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, ये वाला क्वेश्चन ना बच्चों लिखो मत, जस्ट 1 सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन लिखो मत, काइनेमैटिक्स में ऐसे बड़ी चीजें करेंगे, ये वाला क्वेश्चन लिखना मत। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ gives velocity, ठीक है। How is the velocity changing with time? How is the velocity changing with time? ग्राफ दे रही हूं तुम्हें, how is the velocity changing with time? तो ये मैंने x ले लिया, x इज द डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे पास आ गया टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट है कोई नहीं जानना है, xt है, t टाइम है, टाइम तो तुम जानते हो। तो इसका ग्राफ तुम्हें वेलोसिटी देता है, ये मैंने तुम्हें बता दिया, सिंस हम लोग फिजिक्स नहीं कर रहे, मैथमेटिकल टूल्स कर रहे हैं। तो अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। मतलब तुमसे ये पूछा गया है कि स्लोप ग्राफ का कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। मैं ग्राफ भी बना देती हूँ। ग्राफ ये है, हाँ जी। हाउ इज द वेलोसिटी चेंजिंग विद टाइम? अब थोड़ा ट्विस्ट तो मैं भी ऐड करूंगी ना, बताइए। हाउ इज द वेलोसिटी चेंजिंग विद टाइम? टेक योर टाइम, 3 मिनट दे रही हूं मैं तुम लोगों को। क्या टाइम हो रहा है? घड़ी भी नहीं है मेरे पास। अच्छा 1 मिनट, ओ माय गॉड 4:47 हो गए। डिड यू ऑल, तुम्हें रियलाइज हुआ क्या? क्योंकि मैंने अभी टाइम देखा कि 3 मिनट का टाइम दूंगी, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट होने वाले हैं। ये होता है जब आप पूरा घुस के पढ़ो ना बच्चों, जब आप फ्लो के साथ चलो, ये होता है ना। चलो अभी तुम लोगों को 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, बताओ, ध्यान से स्टडी करो। देयर इज अ रीजन मैं 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ। हाउ इज द वेलोसिटी चेंजिंग विद टाइम?
तो ये जो क्वेश्चन है अगर मैं काइनेमैटिक्स में देती तो मैं तुमसे पूछती हाउ इज द बॉडी एक्सेलरेटिंग, तो वो वाले जो क्वेश्चंस है अगेन काइनेमैटिक्स के कंसेप्ट के ऊपर नहीं बेस्ड हैं जितने एक्चुअली में ग्राफिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। स्लोप और स्लोप में चेंज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो इसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगी। पैराबोला और हाइपरबोला 2 मिनट का टॉपिक है, इक्वेशन बेस्ड, और सब स्लोप और स्लोप का चेंज है। चलो, आई रिमेन क्वाइट, 2 minutes टू गो। How is the velocity changing with time, or how is the slope of the graph changing with time? ऐसा भी हो सकता है हमेशा ये हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है पहले ऐसा हो रहा था बाद में ऐसा हो रहा है। आई वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। एक ही इस एक ग्राफ में 3 क्वेश्चंस, बताइए। हाउ इज द वेलोसिटी चेंजिंग विद टाइम? बचा पार्टी, बचा पार्टी। इट इज क्या, इट फर्स्ट, ओ हो, इतने बच्चों का इंटरैक्शन, ऑसम एवरीवन। ऐसी फिजिक्स होनी चाहिए, वेरी गुड। गलती करो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पार्टिसिपेट जरूर करो। ओके ओके, चलो आओ देखते हैं बच्चों कैसे चेंज हो रहा है। तो मैं देखूंगी कि भाई देखो यहाँ पर ना ये ग्राफ के यहाँ पर ना हिस्से हैं, जैसे कि अगर तुम लोग ध्यान दो ना बच्चों, तो सबसे पहले एक तो ग्राफ का ये हिस्सा आ गया, जस्ट 1 सेकेंड, एक तो ग्राफ का ये वाला हिस्सा आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया, और फिर बाद में जो ग्राफ है इसका ये वाला हिस्सा आ गया। अब मुझे नहीं पता ना दोनों हिस्सों में सही सेम आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो पहले ग्रीन वाला हिस्सा ले लेते हैं। तो अब सब बच्चे अपने कानों के पर्दे खोल लेंगे, जिनको रिपीटेशन चाहिए था किसी भी पॉइंट का, उसका जब डिस्कशन हो ये वाले पॉइंट से एसोसिएटेड, तो ध्यान से सुनना। पहले एक पॉइंट लूंगी, बाद में एक पॉइंट लूंगी। ये देखिए, पहले एक पॉइंट लिया, बाद में एक पॉइंट लिया। अब मुझे टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट का मतलब क्या, कि उन पॉइंट्स के ऊपर मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना सकूं, ताकि मैं स्लोप एंगल को मेजर कर सकूं। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ये आ गई, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है ये आ गई, तो ये आ गई टेंजेंट। अब तुम्हें लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये आ गए मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान से सुन लो, स्लोप एंगल देखने के लिए आप क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे जब तक ग्राफ वाली लाइन नहीं आती है। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर ये आ गया मेरे पास स्लोप एंगल, यहाँ पर ये आ गया मेरे पास स्लोप एंगल। एज डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, नाउ डू नॉट लिंक पॉजिटिव और नेगेटिव विद द मैग्नीट्यूड। बिल्कुल मैंने तुम्हें सरल भाषा में बता दिया है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसके लिए एक्यूट ऑब्ट्यूज देख लो, खत्म। अब फिर टेंजेंट पे बैठ जाओ, जहां पर ज्यादा तेजी से फिसलोगे, जहां पर ज्यादा चिल्लाओगे, वहां पर बड़ा मैग्नीट्यूड है। तो मैं देख पा रही हूँ कि दोनों के दोनों स्लोप एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है। यहाँ पर देखो जो θ1 है और θ2 है, दोनों ऑब्ट्यूज है ना, तो आई कैन से कि जो स्लोप है दोनों जगह नेगेटिव है, स्लोप दोनों जगह नेगेटिव है, तो आई कैन से कि भाई जो स्लोप है यहाँ पर भी नेगेटिव है, स्लोप जो है यहाँ पर भी नेगेटिव है, खत्म। अब एंगल्स नहीं देखने तुम्हें। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों टेंजेंट पे बैठो, एक ये टेंजेंट आ गई, एक ये टेंजेंट आ गई। अब बताओ, ऐसे फिसलते हुए जाओगे तो ज्यादा चिल्लाओगे या ऐसे फिसलते हुए जाओगे तो ज्यादा चिल्लाओगे? ऑब्वियसली बात है, ऐसे फिसलते हुए जाओगे तो ज्यादा चिल्लाओगे, मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया मोर मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर मेरे पास आ गया लेस मैग्नीट्यूड। अब तीसरा स्टेप, इसको अपने मार्क्स के साथ रिलेट करो। साइकोलॉजिकल ट्रिक बता रही हूँ, देखना क्लास में हमेशा एग्जाम्पल्स, डार्ट सब तुम्हारे मार्क्स और नीट प्रिपरेशन से एसोसिएटेड होगा, तुम्हारा दिमाग कैच जल्दी करता है। तो पहले तुम्हारे ज्यादा मार्क्स लेकिन नेगेटिव में, फिर तुम्हारे कम मार्क्स नेगेटिव में। जैसे कि मानो पहले -15 आ रहे थे, अब -12 आ रहे हैं, तो तुम क्या बोलोगे, इट इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, है ना। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, फर्स्ट पहले क्या हो रहा है, पहले इट इज बिकमिंग लेस नेगेटिव।
अब बाद में ब्लू वाला पोर्शन देख लेते हैं। ब्लू वाले पोर्शन में भी मुझे 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक ये वाला पॉइंट ले लिया, एक ये वाला पॉइंट ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पे टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट का मतलब इस पॉइंट के ऊपर अगर ग्राफ से एसोसिएटेड मुझे ऐसी लाइन बनानी हो, ये टेंजेंट है। अगर देखो ये वाले पॉइंट के ऊपर ग्राफ से एसोसिएटेड मुझे एक ऐसी लाइन बनानी हो तो वो मेरा टेंजेंट है। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलना है जब तक ग्राफ वाली लाइन नहीं आ जाती, मतलब हमारे यहाँ पर टेंजेंट नहीं आ जाता है। ये हमारा स्लोप एंगल है, तो यहाँ पर ये स्लोप एंगल है, यहाँ पर ये स्लोप एंगल है। पॉजिटिव है स्लोप की नेगेटिव है स्लोप, उसके लिए सिर्फ हम एक्यूट और ऑब्ट्यूस वाला कंसेप्ट लगाएंगे। 0 से 90 के बीच में अगर स्लोप एंगल है तो फिर बाद में एक्यूट हो गया, मतलब स्लोप पॉजिटिव हो गया। और उसी तरीके से 90 से लेके 180 तक अगर स्लोप एंगल है तो स्लोप मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास θ3 है और θ4 है, दोनों क्या है मेरे पास, दोनों एक्यूट है। दोनों एक्यूट है मतलब दोनों जगह जो स्लोप की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पर भी पॉजिटिव स्लोप है। मैग्नीट्यूड के लिए दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूं, अब भूल जाओ कौन सा क्या एंगल है। मैग्नीट्यूड के लिए अब तुम्हें सिर्फ टेंजेंट पकड़ना है और टेंजेंट से नीचे फिसलते हुए आना है। तो यहाँ पर ऐसे फिसलते हुए आओगे तो ज्यादा चिल्लाओगे, या फिर ऐसे फिसलते हुए आओगे तो ज्यादा चिल्लाओगे। ऑब्वियसली बात है, ऐसे गिरोगे तो ज्यादा चिल्लाओगे। मतलब यहाँ पर ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो ये तुम्हारे पास आ गया मोर मैग्नीट्यूड, जरा सा देख लीजिएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास आ गया लेस मैग्नीट्यूड। अब इसको मार्क्स के साथ रिलेट कर दो, तीसरा स्टेप। पहले भी पॉजिटिव मार्क्स आ रहे थे, बाद में भी पॉजिटिव मार्क्स, लेकिन पहले कम मैग्नीट्यूड के, बाद में ज्यादा मैग्नीट्यूड के। तो चेंज कैसा आ रहा है देखो, जैसे जैसे टाइम के साथ जा रहे हो, यहाँ पर मानो +3 है, यहाँ पर +5 है, तो जैसे जैसे टाइम के साथ जा रहे हो मार्क्स तुम्हारे ज्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं ना। तो आई कैन से कि बाद में सेकेंड वाले सिनेरियो में it is becoming more positive. So I can say first the velocity is becoming less negative, then it is becoming more positive. इसका मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक अगर तुम लोग देखो then I can say velocity is continuously being, वेलोसिटी कंटिन्यूअस, या फिर छोड़ दो, ज्यादा काइनेमैटिक्स में नहीं जाना है, दैट इज इट। और बीच में एक जगह जीरो भी हो रहा है, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो। अगर मानो तुम इसको रियल लाइफ एग्जांपल मानो, पहले तुम्हारे नेगेटिव 10 मार्क्स आ रहे थे, फिर नेगेटिव 6 मार्क्स आए, फिर पॉजिटिव 3 मार्क्स आए, फिर पॉजिटिव 12 मार्क्स आए। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ पहले नेगेटिव से अगर तुम पॉजिटिव तक गए तो बीच में जीरो भी तो आएगा ना। वो जीरो वाला पॉइंट ये है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो भी हुई है। यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट देखो, इसके लिए टेंजेंट ये है, इसके लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है। यहाँ पर मेरे पास स्लोप क्या आ गया, जीरो। अगर यहाँ पर स्लोप जीरो, मतलब अगर मानो यहाँ पर स्लोप एंगल जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो स्लोप है वो भी जीरो हो गया। अगर यहाँ पर स्लोप जीरो हो गया मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो भी जीरो हो गया। तो इसको मैं ऐसे बोलूंगी, फर्स्ट द वेलोसिटी इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, then it becomes zero, then it becomes more positive. The reason मैंने बोला है कि ये मत लिखो क्वेश्चन, it is because ऐसे क्वेश्चन काइनेमैटिक्स में भी करेंगे, और ये वो क्वेश्चन था जिसमें मैं चाहती थी तुम्हारा 100% अटेंशन सिर्फ और सिर्फ सुनने में हो, बिल्कुल कोई भी तुम्हारा पोर्शन ऑफ अटेंशन लिखने में ना जाए, पूरा 100% इनग्रॉस्ड यहाँ पर थे। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इस एक क्वेश्चन की हेल्प से 3 क्वेश्चन हो गए ना डिस्कस। क्या अब आपको और एक और समझ आया है, क्या ग्रीन गोला और लोड हुआ है, सिर्फ ये बताइए। तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ बच्चों, जितना पेशेंट रहोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है। ऐसा हो नहीं सकता मेरे क्लास में और समझना है। अगर आप इम्पेशेंट हो, अगर आप 5 मिनट में समझना चाहते हो तो फिर बाद में क्रैश कोर्स नहीं है ये। अगर आप नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब हम हर एक टॉपिक के ऊपर ज्यादा टाइम दे सकते हैं, हड़बड़ी नहीं करनी है। अभी भी टॉपिक नहीं खत्म हुआ है, तो अभी भी 100% पे नहीं जाना चाहिए तुम्हारा गोला, पहले से ज्यादा भरना चाहिए, ठीक है। तो ये काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन था। जैसे कि अगर मानो मुझे तुम लोगों को डायरेक्टली बताना हो कि काइनेमैटिक्स में कैसा क्वेश्चन हो सकता था, तो मैं तुम्हें ये बोल सकती थी कि जिन बच्चों को काइनेमैटिक्स नहीं आते कान बंद कर लेना, ठीक है। जिनको आती है मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे सकती थी, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो तुम देख पा रहे हो पहले वेलोसिटी कम नेगेटिव हो रही थी तब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, फिर मोर पॉजिटिव हो रही थी तब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव था।
तो फिर तुम बोलते कि भाई जो एक्सेलरेशन है, द बॉडी इज कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. सो अगेन दैट हैज वेरी लिटिल टू डू विद काइनेमैटिक्स एंड मच टू डू विद स्लोप एंड हाउ द स्लोप आर चेंजिंग. ये ठीक है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहती हूँ लिख लो. आज एक और क्वेश्चन करते हैं. ये देखो एक और क्वेश्चन करते हैं. ये वाला क्वेश्चन सब बच्चे लिखेंगे. जो अभी मैं तुम लोगों को क्वेश्चन देने वाली हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है सब बच्चे लिखेंगे. ठीक है. क्या क्वेश्चन दूं? एक और क्वेश्चन दे दूं क्या इसी तरह? कितने ही क्वेश्चन करोगे? वो ये थक नहीं गए हो तुम लोग? चलो एक ये क्वेश्चन कर लो हम. हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंजिंग? वेरिएबिलिटी ऐड कर रही हूँ. हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंजिंग? यही आई बिलीव पहले वाला क्वेश्चन भी यही था. तो तुम इसको फर्स्ट ग्राफ, इसको सेकंड ग्राफ और इसको तीसरा ग्राफ भी बना सकते हो. हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंजिंग? स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंजिंग. ठीक है. अब की बार ना मैं देखो वेरिएबिलिटी ये ऐड कर रही हूँ. अब की बार मैं इसको नेगेटिव में लेके जा रही हूँ ताकि तुम्हें पता लगे कि बच्चों तुम्हारे फिजिक्स के कंसेप्ट सिचुएशन पे नहीं डिपेंड करेंगे. जो अभी तक हम लोगों ने कंसेप्ट्स लगाए वो कंसेप्ट्स यहाँ पर भी लगेंगे. तो ये आ गया मेरे पास y एक्सिस, ये आ गया मेरे पास x एक्सिस. अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंजिंग? तो ये मैंने वेरिएबिलिटी ऐड कर दी. मैं चाहती हूँ एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो. ओवरथिंक मत करना. मैं चाहती हूँ खुद से ट्राई करो. जो मैंने तुम्हें बताया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए, अब की बार देखो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ग्राफ था तो हम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे थे स्लोप एंगल को मेजर करने के लिए. बस अभी डिफरेंस यहाँ पर आएगा. अब जब तुम लोग स्लोप एंगल मेजर करोगे तो अब की बार बिकॉज जो ग्राफ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नीचे है, दैट इज द रीजन अब की बार तुम लोग क्लॉकवाइज में जाओगे. दैट इज द ओनली डिफरेंस. पहले ग्राफ ऊपर बन रहा था तो स्लोप एंगल के लिए तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाते थे, तभी यहाँ पर पहुंचोगे ना. अब की बार ग्राफ नीचे बन रहा है तो अब की बार तुम लोगों को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नीचे जाना है और स्लोप एंगल मेजर करना है. और सब सेम है. बताओ हाउ इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंजिंग? हाँ जी बताओ बताओ. मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव इन सॉरी इनकी टर्म्स में आंसर देना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की टर्म्स में नहीं. 5:30 बजे तक क्लास है, 2 घंटे की क्लास है. स्लोप ऑफ द ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है तो देखते हैं. आज बताना मुझे. मैं ना इसके बाद पोल दूंगी, तुम्हारा करेक्ट गया या फिर इनकरेक्ट गया है मुझे बताना. ठीक है ना. अभी देखो फटाफट से. तो 2 पॉइंट्स लेने. पहले ये वाला पॉइंट ले लेते हैं. पहले आ रहा है ये बाद वाला पॉइंट ले लेते हैं. सबसे पहले टेंजेंट बनानी है. टेंजेंट का मतलब क्या? इस पॉइंट से एसोसिएटेड अगर मुझे ग्राफ की लाइन लेनी हो तो वो कौन सी आएगी? ये होता है टेंजेंट का मतलब. इस पॉइंट से एसोसिएटेड अगर मुझे ग्राफ की एक लाइन लेनी हो तो वो क्या है? दूसरा मुझे चाहिए होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ये आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना. एक बार जरा सा देखो, ये मेरे पास आ गया है ना. अब तुम क्या करो ना बच्चों, नहीं 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 मैंने बहुत गलत चीज बोल दी. स्लोप एंगल जैसे मेजर कर रहे थे वैसे मेजर करो, वैसे मेजर करो. हमारी तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहे हैं ना. ध्यान से सुनो. मैं तुम्हें ये बोल रही थी कि जब हम लोग किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम लोग ये बना रहे हैं तो ठीक है ना. फिर तो सेम ही है कि यहाँ से लेके तुम लोग यहाँ तक जाओगे. तो जैसे तुम लोग स्लोप एंगल पहले मेजर कर रहे थे वैसे मेजर करो. पता नहीं दिमाग में क्या है कि मैंने वो बोला. जैसे हम लोग पहले चल रहे थे बिल्कुल वैसे हम लोग को यहाँ पर भी चलना है. ठीक है. तो अब उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये आ गया मेरे पास स्लोप एंगल. एक बार जरा सा देखिए यहाँ पर ये मेरे पास आ गया पहले वाला स्लोप एंगल, है ना. अब तो सब बच्चों का आंसर गलत होगा सिंस मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया. एक और बार सॉल्व कर लो. चलो एक और बार सॉल्व कर लो. जैसे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करो और बताओ
चलो फटाफट, बिल्कुल जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करूं। हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रीड्रॉ कर रहे हैं ना, तो बात तो सेम ही है, फिर हमें नीचे नहीं आना है। हाँ जी, अब आंसर बताओ, बिल्कुल जैसे पहले सॉल्व किया था। इट इज बिकमिंग मोर नेगेटिव, चलो देख लेते हैं। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया, देख लो जितनी बार स्लोप एंगल बनाया है ना, उतनी बार रिपीट हो गया है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। तो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज जब तक हम लोग ग्राफ की लाइन तक नहीं पहुंच जाते। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो मेरे पास θ1 है और θ2 है, दोनों के दोनों एंगल ऑब्ट्यूस है, दोनों के दोनों एंगल ऑब्ट्यूस है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव आएगा। ये एस्टैब्लिश हो चुका है, अब एंगल शैंगल छोड़ दो। अब तुम पकड़ो सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट को। तो यहाँ पर ये है टेंजेंट, यहाँ पर ये है टेंजेंट। अब फिसलते हुए नीचे आओ, तो फिसलते हुए नीचे जहां पर ज्यादा चिल्लाओगे, तो यहाँ पर फिसलते हुए नीचे आओगे, यहाँ पर भी चिल्लाओगे, लेकिन ऐसे फिसलते हुए आओगे तो और ज्यादा चिल्लाओगे। इसका मतलब क्या, यहाँ पर फिसलन ज्यादा है। लिख लो, ये चीज लिखनी है। यहाँ पर ऐसे लिख लो, यहाँ पर फिसलन ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा चिल्लाएंगे, यहाँ पर ज्यादा चिल्लाएंगे, यहाँ पर ज्यादा चिल्लाएंगे। इसका मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज्यादा है, स्लोप का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर भी स्लोप नेगेटिव, यहाँ पर भी स्लोप नेगेटिव, यहाँ पर लेस मैग्नीट्यूड है ना। यहाँ पर बच्चों मेरे पास आ गया मोर मैग्नीट्यूड। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है। फिर तो अब सिर्फ मार्क्स के साथ रिलेट कर दो। पहले भी नेगेटिव मार्क्स आ रहे थे, बाद में भी नेगेटिव, पहले लेकिन कम नेगेटिव आ रहे थे, फिर ज्यादा नेगेटिव आ रहे थे। तो तुम क्या बोलोगे, मार्क्स आर बिकमिंग मोर नेगेटिव। So how is the slope of the graph changing? It is becoming more negative. It is becoming more negative. It is becoming more negative. अब मुझे ना बच्चों पोल में बताना, जस्ट 1 सेकेंड। जस्ट 1 सेकेंड। एक बार ना मुझे पोल में बताओ, सही गया है कि गलत गया है। सही था, अगर सही था तो यस करना है ना, नहीं था तो नो करना। बताओ ना, ना क्वाड्रेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही मैं तुम्हें बता रही थी। पता नहीं कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मे बी आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड और वट एवर इट इज, लेकिन कहां पर ग्राफ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने तुम्हें बता दिया, इसलिए मैंने ये वाला वेरिएंट ऐड किया था। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, फटाफट से यहाँ पर लिख लेते हैं। आजो यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर हाइपरबोला और पैराबोला में चलेंगे, जो खत्म ही हो चुका है एक तरीके से, लेकिन फिर भी। हाँ जी, यहाँ पर सी पॉइंट लिख लो। ये देखो कंटिन्यू कर रहे हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड इट्स चेंज के लिए। अब देखो ये अब ज्यादा सेंस बना रहा होगा, ये होता है रिपीटेशन। अब तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि यार कितनी बेसिक चीजें लिखी हुई है। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ इतना लिखा है, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो कांस्टेंट स्लोप है, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को स्टडी करके देखिए उनकी स्लोप कैसे चेंज हो रही है, और फिर आप बता सकते हैं स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। लिटरली ये लिखा हुआ है हम लोगों ने स्लाइड के ऊपर। तो ये है क्वेश्चंस का मैजिक। तो अभी सी पॉइंट यहाँ पर ये लिखो, वेनेवर, वेनेवर लिखेंगे सब बच्चे, वेनेवर कमेंटिंग ऑन, whenever commenting on the change in the slope, on the change in the slope, it is the best, it is best, it is best to follow the TC's separation trick, TC's separation trick। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, decode separately, इसका मतलब decode the sign of the slope, sign of the slope and magnitude and its relative magnitude, relative magnitude separately, separately, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, स्टेप 1, find if the slope, find if the slope is
पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे फाइंड करोगे? स्लोप एंगल देख के। इसके लिए आपको सिर्फ स्लोप एंगल देखना है। अगर स्लोप एंगल एक्यूट है तो फिर आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव रहेगा, और मानो अगर आपका जो स्लोप एंगल है अगर वो ऑब्ट्यूज है तो फिर बाद में जो स्लोप है वो नेगेटिव रहेगा। बस इतनी सी बात है। सो दिस इज दी टीसीज सेपरेशन ट्रिक। फालतू में रिलेट नहीं करना है दोनों को। स्टेप टू, use the tangent to decode the magnitude। कैसे? sit on both the tangents। दो पॉइंट्स को तुम लोग स्टडी कर रहे हो ना, सो sit on both the tangents। imagine yourself स्लाइडिंग ऑन द टेंजेंट्स। बिल्कुल जिस लैंग्वेज में मैं लिख रही हूँ, जैसे एरोज बना रही हूँ, सब वैसे लिखना है। इमेजिन योरसेल्फ स्लाइडिंग ऑन द टेंजेंट्स। जहां ज्यादा चिल्लाओगे फिसलते हुए, बिल्कुल सेम लैंग्वेज, जहां ज्यादा चिल्लाओगे फिसलते हुए। अगर कोई किसी को आईसीएसई की लैंग्वेज में जानना है, इसका मतलब मोर इज द स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ। मोर इज द स्टीपनेस ऑफ द टेंजेंट। मोर इज द स्टीपनेस ऑफ द टेंजेंट। कि मैम व्हाट इज दिस गवारो वाली लैंग्वेज यार। Whenever commenting on the change in the slope, it is the best to follow the TC separation method। क्लास के बाद लिखना, ठीक है? क्लास के बाद लिखना, वेट नहीं कर रही मैं। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याओ, आपकी गलती, हम भुगते। प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर देना, है ना? तो ये देख लो मैंने क्या लिखा है। Whenever commenting on the change in the slope, it is the best to follow the TC separation trick। ठीक है? क्या है टीसी सेपरेशन ट्रिक? डिकोड द साइन ऑफ द स्लोप एंड इट्स रिलेटिव मैग्नीट्यूड सेपरेटली। साइन के लिए आप देखिए स्लोप एंगल ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है। अगर एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव है, ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव है। दैट्स इट, खत्म स्लोप एंगल का सिग्निफिकेंस टीसी सेपरेशन ट्रिक में। अब तुम यहाँ पर टेंजेंट को पकड़ो, ठीक है? दोनों टेंजेंट के ऊपर बैठ जाओ और इमेजिन करो कि तुम उन टेंजेंट से नीचे फिसलते हुए आ रहे हो। तो जहां फिसलते हुए ज्यादा चिल्लाओगे, आईसीएसई के बच्चों के लिए, मोर इज द स्टीपनेस ऑफ द टेंजेंट, मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। जहां ज्यादा चिल्लाओगे फिसलते हुए, उस टेंजेंट का या फिर उस टेंजेंट की स्लोप, उस टेंजेंट का स्लोप बड़े मैग्नीट्यूड का होगा, बड़े मैग्नीट्यूड का होगा, बड़े मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक है? बस ये लिखवाया है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने तुम्हें कुछ नया नहीं करवाया, एक कंक्लूसिव स्लाइड बनाई है। ठीक है ना बच्चों? एक कंक्लूसिव स्लाइड बनाई है कि अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। एक बार मैं नोट्स के अंदर भी तुम लोगों को ऐड करवाती हूँ, क्लास के बाद लिख लेना। और ये हमारा स्लोप और स्लोप के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे हाइपरबोला में। ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आएंगे बच्चों हम लोग हाइपरबोला में। तो जैसे देखो अभी तक हम लोग ना हाइपरबोला भी एक तरीके से हम लोग कर ही चुके हैं, बस नाम नहीं लिया। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पैराबोला है, इसकी बात करूं तो ये मेरे पास पैराबोला है, ये मेरे पास पैराबोला है, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये मेरे पास पैराबोला है। तो पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से एसोसिएटेड कैसे स्लोप निकालते, स्लोप में चेंज निकालते, वो हम कर चुके हैं। तो अब हमें सिर्फ फोकस करना है कब ये बनते हैं और क्या इनके डिफरेंट सिनारियोज है, फिर हमारा टॉपिक ही खत्म। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ अभी तक हम लोगों ने बच्चों ये एस्टैब्लिश किया है कि अगर मानो ए और बी एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, या फिर मानो एक्स और वाई एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो फर्स्ट पावर के ऊपर, तब क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है ना? अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर मानो एक्स और वाई एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो फर्स्ट की पावर के ऊपर,
तो फिर बाद में हाइपरबोला बनता है। फर्स्ट की पावर के ऊपर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चाहे ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, या फिर अगर 2 की पावर के ऊपर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इस तरीके से 2 की पावर के ऊपर भी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो भी तुम लोग हाइपरबोला ही बनाओगे। सो आई कैन सिंपली से कि भाई देखो हाइपरबोला, अगर मानो जो तुमने लिखा है उसको काटने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे एक इक्वेशन लिखनी हो तो ये है कि जो y है अगर वो x के साथ ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जहां पर इसका जो पावर है कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, ये देखो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब क्या, चाहे जो y और x है, देखना जो मैंने लिखवाया था, चाहे जो y और x है ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, चाहे जो y और x है इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, चाहे जो y और x है इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, हर सिनेरियो में हाइपरबोला बनेगा। हाइपरबोला कैसा दिखता है जी, देख लो एक बार। हाइपरबोला का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हाइपरबोला। अगर यहाँ पर y एक्सिस है, यहाँ पर x एक्सिस है, तो ये आ गया मेरे पास हाइपरबोला, दैट इज इट। ये देख लो, ये मेरे पास आ गया ऐसे हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का तो हाइपरबोला तब एक हाइपरबोला एक ऐसा ग्राफ है जो मुझे इनवर्स रिलेशनशिप बताता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी छोटी होगी। जैसे कि तुम देखो, जब तुम ग्राफ में यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हो तो तुम देख पा रहे हो ना कि x एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है, ये देखो x एक्सिस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, x एक्सिस में जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, y एक्सिस में जो वैल्यू है वो छोटी होती जा रही है। ये देखो y एक्सिस में पहले इतनी वैल्यू थी, फिर इतनी वैल्यू थी, फिर इतनी वैल्यू थी, फिर इतनी वैल्यू थी, फिर इतनी वैल्यू थी। तो x एक्सिस में जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस में जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, y एक्सिस में जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो इस तरीके से मेरे पास हाइपरबोला बनता है, हाइपरबोला खत्म, दैट्स इट। उसी तरीके से अब अगर मानो मैं पैराबोला की बात करूं तो पैराबोला में यहाँ पर ये है, पैराबोला तब बनेगा जब x और y, या तो मैं तुम्हें बोल दूं x और y इस तरीके से स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, या फिर वो इस तरीके से स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। दोनों सिनेरियोज में पैराबोला बनेगा कि जब x एक्सिस और y एक्सिस की क्वांटिटी, ध्यान से सुनना क्योंकि इतना कुछ बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं बोल रही हूँ, स्लोप वगैरह सब डिस्कस कर लिया, अब हम ऑल टुगेदर डिफरेंट डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि x और y अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ अगर x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। जैसे कि इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, और ये एग्जांपल और चमकेगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड किया हुआ है। तो मानो अगर ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, फिजिक्स में मत जाना, अगर मानो इस करंट कैरिंग वायर में आई का करंट है तो आर के डिस्टेंस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसका फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि अगर मानो मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर को डिस्टेंस के साथ प्लॉट करूं तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो तुम देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कि एक चीज लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है, दूसरी चीज राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब ये ग्राफ बनेगा। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो ऐसे इनवर्स रिलेशनशिप हो, चाहे फर्स्ट पावर के ऊपर हो, सेकंड पावर के ऊपर हो, डज नॉट मैटर। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना बच्चों, दो मासेस के बीच में, उसका फॉर्मूला ये होता है। कैसे आता है ये फॉर्मूला, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। लेकिन मानो अगर मुझे ग्राफ बनवाना हो कि भाई ये अगर मैं इस फोर्स को डिस्टेंस के साथ प्लॉट करूं तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो तुम देख पा रहे हो ये दोनों इनवर्स रिलेशनशिप पे हैं। चाहे फर्स्ट पावर पे हो, सेकंड पावर पे हो, थर्ड पावर पे हो, फोर्थ पावर पे हो, हर सिनारियो में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये आ गया मेरे पास इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज वेरी इजी। इसमें मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे पास ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। तुम लोग ये ग्रेविटेशन फोर्स वाले एग्जांपल को यहाँ पे लिख सकते हो। एग्जांपल, फोर्स बिटवीन, ठीक है, force between two masses, force between two masses is given by, is given by the formula, is given by the formula F is equal to कैपिटल G। क्या है कैपिटल G? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिजिक्स नहीं कर रहे, मैथ समझ रहे हैं। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अगर मानो मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करने को बोलूँ कि भाई यहाँ पर तो फोर्स ले लो, यहाँ पर डिस्टेंस ले लो, तो फिर बताओ कैसा ग्राफ आएगा। तो तुम्हें बस ये देखना है दोनों रिलेटेड कैसे हैं। अगर डायरेक्टली रिलेटेड है फर्स्ट पावर पे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा।
अगर इनवर्सली रिलेटेड है किसी भी पावर के ऊपर तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। तो तुम देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में है लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो मेरे पास आर है वो डिनोमिनेटर में है। रुको, पेन की चार्जिंग खत्म हो गई, नहीं खत्म हुई क्या, चलना क्यों बंद हो गया? हाँ, ये देखो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चाहे सेकंड पावर पे हो फर्स्ट पावर के ऊपर, इनवर्सली है ना। इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ ऐसा आएगा। यहाँ पर ग्राफ किस तरीके का बनेगा? ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट इज इट, हाइपरबोला खत्म। ये देखो, देखिए, समझे समझे समझे, दैट इज इट। खुद से पढ़ाई करो। ये देखो, ये आ गया पैराबोला। अब सॉरी, ये आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब पैराबोला में देखना, पहले सुन लो, कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, सुन लो। तो पैराबोला में ना एक ट्रिक है, ठीक है, पैराबोला में एक ट्रिक है, क्योंकि पैराबोला ना इन सारे सिनारियोज के लिए बनता है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर हो, या फिर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x का स्क्वायर हो, ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो x है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव y का स्क्वायर हो। तो इन सारे के सारे सिनारियोज में पैराबोला बने तो गा, लेकिन जो ट्रिक है कि कैसा पैराबोला बनेगा, उसके लिए 2 स्टेप्स हैं। लिखना एक बार बच्चों, लिखना एक बार। स्टेप नंबर 1, जिसके ऊपर स्क्वायर या फिर जिसका स्क्वायर उसके ऊपर कटोरा, जिसका स्क्वायर उसके ऊपर कटोरा, उसके ऊपर कटोरा। स्टेप नंबर 1, y के ऊपर स्क्वायर है तो y के ऊपर कटोरा बनेगा, x के ऊपर स्क्वायर है तो x के ऊपर कटोरा बनेगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, दूसरे को देख के साइन, दूसरे को देख के साइन डिसाइड करना है, दूसरे को देख के साइन डिसाइड करना है, या फिर आई कैन से डायरेक्शन डिसाइड करनी है कटोरे की, डायरेक्शन डिसाइड। बिल्कुल जिस लैंग्वेज में मैं लिख रही हूँ वैसी लैंग्वेज में लिखोगे। तो दूसरे को देख के साइन डिसाइड करनी है या फिर डायरेक्शन डिसाइड करनी है कटोरे की, कटोरे की। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अगर मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई ये मेरे पास ऐसे ग्राफ बनाओ, वेरी इजी, और ये फिर बाद में हमारी क्लास खत्म। एंटी लॉग और लॉग आज की क्लास में नहीं कर पाए तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। जैसे कि देखो, यहाँ पर मेरे पास आ गया y एक्सिस, ये मेरे पास आ गया x एक्सिस, ये मेरे पास आ गया y एक्सिस, ये आ गया x एक्सिस। एक बार इतना लिखो, फिर मैं चाहती हूँ पेन नीचे रख देना, फिर तुम्हारा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए ताकि मैं 4 बार बता सकूँ कि ये 2 छोटे छोटे सिंपल से स्टेप्स क्या हैं। एंड देन वील बी डन विद द पैराबोला एज वेल। तो मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने तुम्हें बोला जिसके ऊपर स्क्वायर है उसके ऊपर कटोरा बन जाए। जैसे कि मानो मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, तो x के ऊपर स्क्वायर है ना, ये देखिए x के ऊपर स्क्वायर है, मतलब जो कटोरा है x एक्सिस के ऊपर बनेगा। दूसरे को देख के साइन डिसाइड कर लो कि पॉजिटिवली ही प्रोपोर्शनल है ना, तो पॉजिटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में कटोरा बनेगा। कि ये तो एस्टैब्लिश था x के ऊपर कटोरा बनेगा, तो x के ऊपर तो कटोरा ऐसे भी बन सकता है, x एक्सिस के ऊपर तो कटोरा ऐसे भी बन सकता है ना, कि तुम्हें कटोरा रखना उस एक्सिस के ऊपर है जिसका स्क्वायर है। अगर यहाँ पर x का स्क्वायर है तो मैं मानूंगी कि ये मेरे पास इस तरीके से ग्राउंड है और इसके ऊपर मैं कटोरा रख रही हूँ, तो कटोरा ऐसे भी रख सकती हूँ, कटोरा ऐसे भी रख सकती हूँ। तो बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव प्रोपोर्शनैलिटी है, तो अब मुझे पॉजिटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में बनाना है। तो एक को देख के, जिसके ऊपर स्क्वायर है उसको देख के मैं ये डिसाइड करूंगी कि कटोरा कौन सी एक्सिस पे बनेगा, दूसरी एक्सिस को देख के डिसाइड करूंगी पॉजिटिव की डायरेक्शन में कि नेगेटिव की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर था तो मुझे पता लग गया कटोरा जो है x एक्सिस के ऊपर बनेगा। अब मैं y एक्सिस के ऊपर जाऊंगी, देख पा रही हूँ पॉजिटिव प्रोपोर्शनैलिटी है, तो जो कटोरा है पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो ये आ गया मेरे पास कटोरा x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव y की डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ये लिख सकती हूँ, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। अगर मानो मैं बोलती कि भाई जो कटोरा है, अभी लिखना मत, बिल्कुल ध्यान सुनने में देना। अब मानो अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई तुम ऐसा करो, इसके लिए ग्राफ बनाओ, तो तुम देख पा रहे हो x के ऊपर कटोरा है, तो x और y दोनों आएंगे तुम्हारी डिसीजन मेकिंग में। किसके ऊपर स्क्वायर है वो ये डिसीजन तुम्हारा लेगा कि कटोरा कौन सी एक्सिस पे बन रहा है।
दूसरा जो तुम्हारा रह गया है वो बताएगा पॉजिटिव की डायरेक्शन में या नेगेटिव की डायरेक्शन में। जैसे एक्स के ऊपर कटोरा बन रहा है, ये मुझे स्क्वायर ने बता दिया, अब एक्स चला गया, अब एक्स चला गया, अब मुझे वाई देखना है। तो एक्स के ऊपर मुझे कटोरा बनाना है लेकिन नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में, तो एक्स के ऊपर कटोरा बन गया इस तरीके से नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में। सो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स का स्क्वायर। ये नहीं कि नहीं दी एक्स के आगे नेगेटिव है ना, ये सब नहीं, बेबुनियाद चीजों के ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए। मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ, y और x के बीच में एक प्रोपोर्शनैलिटी है, चाहे ये नेगेटिव यहाँ पर हो यहाँ पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बोल रही हूँ y और x दोनों का कंट्रीब्यूशन जाएगा डिसीजन मेकिंग में। जिसके ऊपर स्क्वायर है वो तुम्हें बताएगा कटोरा कौन सी एक्सिस के ऊपर रखना है, और दूसरी एक्सिस तुम्हें पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है कटोरा बनाते हुए, वो तुम्हें ये वाला साइन बताएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पर देखो दोनों सिनारियोज में y एक्सिस के ऊपर कटोरा है ना, तो दोनों सिनारियोज में y एक्सिस के ऊपर कटोरा है, तो देखो y एक्सिस के ऊपर कटोरे को मैं ऐसे भी रख सकती हूँ, y एक्सिस में कटोरे को मैं ऐसे भी रख सकती हूँ। तो ये वाला ग्राफ मुझे बोल रहा है y एक्सिस के ऊपर कटोरा बनाओ लेकिन पॉजिटिव की डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव x की डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास आ गया x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का स्क्वायर। और उसी तरीके से यहाँ पर ये ग्राफ मुझे बोल रहा है कि कटोरा y की एक्सिस के ऊपर बनाओ, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन नेगेटिव x की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये देखो कटोरा y एक्सिस के ऊपर नेगेटिव x की डायरेक्शन में, तो ये मेरे पास आ गया x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव y का स्क्वायर। और पांचवा सिनारियो पॉसिबल नहीं है, बस ये 4 के 4 सिनारियोस पॉसिबल है। एक बार देखिए, दैट इज इट। हाँ, ये तो इजी निकला भाई, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो डिस्टिंक्शन रखो, जैसे कि जो मैंने तुम लोगों को यहाँ पर टीसी सेपरेशन मेथड बताया, यहाँ पर है ना, लिख सकते हो भी तुम्हें लिखना तो टीसी सेपरेशन मेथड में भी मैंने तुम्हें ये बताया कि स्लोप का साइन एक तरीके से निकाल लो, डायरेक्शन एक तरीके से निकाल लो, दोनों को ना लिंक मत करना। वैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ, जिसके ऊपर स्क्वायर है वो तुम्हें बता देगा कटोरा कौन सी एक्सिस के ऊपर तुम्हें रखना है, और जो साइन है वो दूसरे वाली एक्सिस का लो, ताकि तुम्हें उस कटोरे की डायरेक्शन पता लगे कि मैं कटोरे को वाई एक्सिस पे ऐसे भी रख सकती हूँ, ठीक है, वाई एक्सिस पे मैं कटोरे को ऐसे भी रख सकती हूँ, ऐसे भी रख सकती हूँ। तो अगर मानो पॉजिटिव प्रोपोर्शनैलिटी है तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में कटोरा में ऐसे रखूंगी, नेगेटिव प्रोपोर्शनैलिटी है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मैं कटोरा ऐसे रखूंगी। खत्म, दैट इज इट। ये हो गया हमारा पैराबोला, और ये हमारा ग्राफ का पूरा टॉपिक खत्म। एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ पर हाइपरबोला के सिनारियो में लिखवाया था। फटाफट से लिख लो, लिखिए। तो जिसका स्क्वायर उसके ऊपर कटोरा, दूसरे को देख के साइन डिसाइड करना है या फिर दूसरे को देख के डायरेक्शन डिसाइड करनी है कटोरे की। यहां पर डिकोड करके इसको लिख भी सकते हो, y के ऊपर कटोरा, y के ऊपर लिखो, y के ऊपर कटोरा नेगेटिव x की डायरेक्शन में। उसी तरीके से इसको भी डिकोड करके लिख लो, y के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब y के ऊपर कटोरा, y के ऊपर कटोरा, अब पॉजिटिव प्रोपोर्शनैलिटी है, बच गया x, तो पॉजिटिव x की डायरेक्शन में, पॉजिटिव x की तरफ। इसको भी डिकोड करके लिख सकते हो, x के ऊपर कटोरा है, सॉरी x के ऊपर स्क्वायर है, तो x के ऊपर कटोरा, बच गया y, नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रोपोर्शनैलिटी है तो नेगेटिव y की तरफ। ये देखिए, एक एग्जांपल करा दूंगी, उससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिए फटाफट से। मैम आज की डीपीपी क्लास के बीच में दे दूं डीपीपी? हाँ जी, क्लास खत्म तो होने दो। इतना क्यों भागते हो भाई? लिखिए, लिखो, बस छुट्टी कर रही हूँ 2 मिनट में। एक एग्जाम्पल और कराना है एंड देन यू ऑल कैन गो। खत्म, पूरा का पूरा जो ग्राफ का जो टॉपिक था वो खत्म। डन।
सर्कल एलिप्स अगर करना होता तो मैं करवा देती, नहीं करना है इसका मतलब यहाँ पर करने की हमें जरूरत नहीं है। डू नॉट वरी एट ऑल। मैं चाहती हूँ तुम लोग कभी भी ऐसे स्ट्रेस मत लेना कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि दी ये वाला टॉपिक करा दो, सब करवाया जाएगा, ऑर्डर मुझे डिसाइड करने दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल करवा रही थी, ये लिखना है तुम लोगों को। जैसे कि मानो मैं एग्जाम्पल अगर तुम लोगों को दूं तो एग्जाम्पल मेरे पास आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस? बिल्कुल मत टेंशन लो। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? बिल्कुल मत स्ट्रेस लो, बस लिखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, इट इज इक्वल टू, क्या थे मैं भूल गई, एक मिनट। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस? हाँ, तो ये मेरे पास आ गया म्यू नॉट एन आई, ये मेरे पास आ गया एन, ये मेरे पास आ गया ए कैपिटल एन, म्यू नॉट कैपिटल एन बाय एल स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू होती है म्यू नॉट, लिखना म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट बिल्कुल मत स्ट्रेस लो, म्यू नॉट एन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय एल। तो ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है ये सब बिल्कुल फिजिक्स में बिल्कुल मत जाना, मैं तुम्हें बस ये बोल रही हूँ। प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ सबसे पहले बिटवीन, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, सेल्फ इंडक्टेंस एल से डिनोट किया जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस को एक्स की हेल्प से डिनोट कर दो। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एक्स एंड एन का स्क्वायर, एंड लास्ट प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, आज तो इतनी तगड़ी डीपीपी दूंगी ना, देखना तुम गलती करोगे, दैट विल बी माई इंटेंशन, क्योंकि जो बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो हम लोगों ने कर दिया। ऐसे क्वेश्चन भी मैं तुम्हें दूंगी, डो नॉट वरी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी मैं दूंगी जहां पर फंसो, बिटवीन एक्स एंड एन। हाँ जी, देख लो ये आखिरी स्लाइड है, फिर इसके बाद चले जाना बच्चों। हाँ जी, एक बार जरा सा देखिएगा। यही है ना, यही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर तुम्हें बोला हुआ है इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, तो तुम देखो ना ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर किसी बच्चे को लगा हो कि इनके बीच में पैराबोला जाएगा, तो मैं इसी की बात कर रही थी, ऐसी आज मैं डीपीपी देने वाली हूँ। ये इन दोनों के बीच में पैराबोला थोड़ी बनेगा, एक्स और एन का स्क्वायर तो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इनके बीच में तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ x इज इक्वल टू म्यू नॉट एन का स्क्वायर ए बाई एल, तो अगर मैं इसको y एक्सिस के ऊपर लेती हूँ, इसको x एक्सिस के ऊपर लेती हूँ, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ये जानबूझ के मैंने करवाया है। लेकिन अगर मानो तुमसे वो क्वेश्चन पूछा जाता जो तुम्हें लगा तुमसे पूछा गया है, जो है x और n को प्लॉट करना, तो y एक्सिस पे हम लोगों ने x ले लिया, x एक्सिस पे हम लोगों ने n ले लिया। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था y एक्सिस में जो क्वांटिटी है और x एक्सिस में जो क्वांटिटी है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी पे बेस्ड थे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ y एक्सिस में जो क्वांटिटी है और x एक्सिस में जो क्वांटिटी है वो इस तरीके से है। तो x एक्सिस का स्क्वायर है, मतलब x एक्सिस के ऊपर कटोरा बनेगा पॉजिटिव y की डायरेक्शन में। दोनों में डिफरेंस समझ आया? एक बार जरा सा देखिए भाई, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो क्लास में। I can only ask the other students to please not engage with them. Please do not engage with them. This is all that I can request as a teacher. Please do not engage बच्चों। कितना भी तुम्हें लगता हो तुम्हें हेल्प करने की रिक्वायरमेंट है ये वो, कुछ तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है करने की, सब मैं कर दूंगी। ये देखो, आप ये देखो ना, आप ग्राफ किस में प्लॉट कर रहे हैं, किन के बीच में प्लॉट कर रहे हैं। अगर मैं अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है ना इन दोनों की, तो फर्स्ट पावर पे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अगर मैं इसके बीच में और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, तो अब ये इन दोनों की सेकेंड पावर पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, तो पैराबोला बनेगा। तो जहां पर n लिया है उसके ऊपर कटोरा बनेगा, तो तुम देख पा रहे हो ये वाली एक्सिस के ऊपर कटोरा बना है इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये आ गया। नाउ आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर। एक बार जरा सा देख लीजिए, ठीक है। लास्ट वाला देखो, तुरंत समझ आ जाएगा। इसको तुम ऐसा करो, z ले लो, ये देखो अब तुरंत समझ आएगा।
ये लो, ये देखो, ये z ले लिया, ये z ले लिया। अब समझ आना चाहिए, तुम ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हो? अगर तुम z और n के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो z को तो आपने ले लिया y एक्सिस के ऊपर, n को आपने ले लिया y एक्सिस के ऊपर, यही है ना? तो इनके बीच में ये प्रोपोर्शनैलिटी है ना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर ना, तो ऐसे सिनारियो में हमेशा पैराबोला बनता है। लेकिन आप यहाँ पर ग्राफ ही ऑल टुगेदर अलग बना रहे हो। आपने बोला कि हम y एक्सिस के ऊपर तो z ले लेंगे, x एक्सिस के ऊपर n का स्क्वायर ले लेंगे। तो अब की बार तुम क्या कर रहे हो, तुम इसको जस्ट वन, सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि तुम ग्राफ किसके बीच में बना रहे हो ये देखोगे ना, तुम ग्राफ किसके बीच में बना रहे हो। अगर तुम ग्राफ अगर मानो तुम ग्राफ z और n के स्क्वायर के बीच में बना रहे हो तो ये दोनों तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी पे। अगर तुम ग्राफ z और n पे बना रहे हो तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी पे बेस्ड है सेकंड पावर के ऊपर। सो इट डिपेंड्स, इन दोनों के बीच में ग्राफ बना रहे हो या फिर तुम इन दोनों के बीच में ग्राफ बना रहे हो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास एवरीवन। होपफुली तुम लोगों को ये जो क्लास है बिल्कुल अमेजिंग लगी हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आई एम होपिंग तुम लोग क्लास नोट्स बना रही हो, क्योंकि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं। आपको फिजिक्स नहीं आएगी अगर आपको ये 4 मैथमेटिकल टूल्स नहीं आते हैं, और इतने डिटेलिंग में यूट्यूब के ऊपर अगर ये क्लासेज हो रही हैं, प्लीज़ टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इट। और अगर तुम्हें ऐसी पूरी की पूरी पीसीबी कंप्लीट करनी है तो तुम लोग कभी भी या तो महापैक को खरीद सकते हो या विक्ट्री बैच को खरीद सकते हो। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जो बाय लिंक्स हैं, या फिर जो हमारी इस ब्रिज कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक है, वो तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीक मंडे एंड ट्यूसडे पूरी की पूरी कैलकुलस को कंप्लीट करने के लिए। बाय बाय।